हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो आज हम लोग इस वीडियो में सीएमए इंटर दिसंबर 25 में जो पेपर हमारा आया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग आज देखने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने अभी सॉल्यूशन रिलीज नहीं किया है, बहुत जल्द इंस्टीट्यूट भी रिलीज कर देगा। तो एक दो जगह मान लो कुछ अगर एम्बिग्यूटी रहा तो जैसे ही सॉल्यूशन आ जाएगा इंस्टीट्यूट का, उसके बाद हम लोग एक बार और छोटा मोटा डिस्कशन एक बार हम लोग कर लेंगे 5-10 मिनट का। इसमें एक एरर भी था इस पेपर में, एक डेट को लेकर, उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा। तो एनपीओ का आई थिंक वो शायद क्वेश्चन था या सिंगल इंटर किसी का क्वेश्चन था, वो देख लेंगे हम लोग। आई थिंक सिंगल इंटर ही था। ठीक। और पेपर ऐसे मैं बताऊं, अगर ओवरऑल तो पेपर अच्छा था, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ, बट लेंदी था। उस टाइम में कर पाना वो थोड़ा चैलेंज था, बट पेपर टफ नहीं था। जिन्होंने भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्यू एंड ए कंपाइलर, जिन्होंने अगर उससे प्रैक्टिस किया होगा ना, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से था। अगर आपने एएस मैराथन देखा होगा तो आपका एएस का क्वेश्चन आराम से आपसे सॉल्व हुआ होगा, क्योंकि एएस मैराथन में जो हमने क्वेश्चंस यूज किया था वो सब क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने मिला है ना। चलो आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं अभी स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पास सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक फास्ट ट्रैक और रेगुलर दोनों ही बैच अवेलेबल है। सेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी फास्ट ट्रैक और रेगुलर दोनों बैच अवेलेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर देख सकते हो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से। फास्ट ट्रैक बैच का अपना फायदा है और रेगुलर बैच का अपना। फास्ट ट्रैक बैच में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। क्वेश्चन हम लोग एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है वहीं तक डिस्कशन चलता है वहां पर। बट जो हमारा रेगुलर बैच होता है वहां पर डिस्कशन बियॉन्ड एग्जाम होता है। रियल लाइफ में क्या चीज़ों को लेकर हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पर भी हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया जाता है रेगुलर बैच में, है ना। और ये रहा हमारा ये सॉल्यूशन जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, आप वहां से इसको ले लेना। ठीक है। और इसमें बहुत सारा देखना आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, आपके लिए बहुत काम का लिंक है ये सब। सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितना भी पीवाईक्यू है आपका अभी तक का हुआ है, उन सब का डिस्कशन तो ये वीडियो भी जाएगा, उसी प्लेलिस्ट में चला जाएगा। फिर ये चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन, क्यू एंड ए मैराथन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन शॉट वीडियोस, एमसीक्यू मैराथन। अगर जिन्होंने भी एमसीक्यू मैराथन देखा होगा ना, वो एमसीक्यू मैराथन बहुत अच्छे से कर पाए होंगे, यहाँ पे एमसीक्यू अपना सॉल्व बहुत अच्छे से कर पाए होंगे, क्योंकि हमारा एक 550 एमसीक्यू का एक पीडीएफ है जिससे हमने पूरा यहाँ पर डिस्कशन किया था। आई थिंक 6 साढ़े 6 घंटे का वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। वैसे एएस मैथन हमारा सारा एएस विद क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट सब कुछ वहाँ पर कराया हुआ है। फिर ये हमारा हैंड नोट और फास्टर क्लासेस से परचेज करने का आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी सब यहाँ तक जो भी था सब तो हमारा ये सब फ्री रिसोर्सेस है ना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एएस का जो हैंड रिटन नोट्स भी है ना, वो भी शेयर किया हुआ है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका एमसीक्यूज, और देन हम लोग उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। तो 15 एमसीक्यूज था इसमें, है ना। 2-2 मार्क का 15 एमसीक्यू, बस अपने अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर सही है, कोई रीजन हम लोग को यहाँ पर बताना नहीं होता है। पहला क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। देखो, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ये हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होता है। ये अगर फॉलो हो रहा है तो हमें कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब फॉलो नहीं हुआ है तो हमें बताना पड़ता है। तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है तीनों। तो बोलता है कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है, तो मेटेरियलिटी हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है ना। तो ये तीनों हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर आता है। विच आर द फॉलोइंग बुक्स इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। तो इसमें से हमारा जो कैश बुक होता है ना, जिसको हम लोग जर्नलाइज लेजर हम लोग कहते हैं, वो हमारा जर्नल लेजर दोनों है। कैसे समझाऊंगा, देखो आपको अगर यहाँ पर जो हमारा कैश बुक है ना, जो हमारा कैश बुक है वो हम लोग ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री की तरह भी उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा कैश ट्रांजेक्शन होता है सब्सिडरी बुक में हम लोग जाके वहीं पे इसको लिखते हैं, ठीक है। बट फिर इसी से हम लोगों को हेल्प मिलता है ट्रायल बैलेंस बनाने में, इसी का बैलेंस हम लोग वहाँ पोस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको लेजर भी कहते हैं, है ना। तो ये इसका रीजनिंग है, बट यहाँ पे पूछा तो ऐसा नहीं था कुछ भी, तो नॉर्मल में बोल सकते हैं यहाँ पर कैश बुक इज अ करेक्ट आंसर। ओके। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपियरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब देखो, डेबिट साइड अगर मैं बात करूं तो ये आपका डेबिट साइड होता है कैश बुक का, ठीक है। ये आपका डेबिट साइड होता है कैश बुक का। तो यहाँ पर जब पैसा मिलता है किसी से, मान लो आपको राज से पैसा मिला जिससे आप 10,000 रुपया पाते थे
आपने 500 का उसको डिस्काउंट दिया, बाकी पैसा वो आपको यहाँ पर पे करा 9,500। तो आपने यहाँ पर लिखा टू राज अकाउंट, ठीक है, टू राज अकाउंट 9,500 और 500 का डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट है, ये आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, ये आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो आप ये डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हो, है ना, ये आपका कैश डिस्काउंट होता है। और ये डिस्काउंट फिर आगे चल के फिर यहाँ से लेजर में भी तो जाएगा ना। इसका टोटल मान लो यहाँ पर सब कुछ करके 3,000 रुपया अगर आ गया सारा टोटल सब कुछ करने के बाद, तो ये हमारा पोस्ट होता है कहाँ बताओ, डिस्काउंट अकाउंट में। अब आप बताओ ये डेबिट साइड में है तो ये डिस्काउंट अलाउ वाला पार्ट है, तो हम लोग का ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव में, तो सर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा। तो वहाँ आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, सब कुछ मिला के मान लो यहाँ पर 3,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग यहाँ पर डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने पहले बता रखा आपको, कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल अगर इस तरह से एमसीक्यू आता है, सबसे पहले आप देख लो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पूछता है देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी, अब डेबिट कितना होगा ये पीएल में, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप एक काम करो, आप पीवीडीडी का अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का आप अकाउंट बना लो, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया यहाँ पर, बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना हमारे पास वो 14,000 रुपया था 1/4/24 को, ये ओपनिंग बैलेंस हमारा बाई बैलेंस बीडी। ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 द बैड डेट वाज ₹9,500, तो ठीक है 9,500 का बैड डेट हुआ है, ठीक ना। सन्ड्री डेटर ऑन 31 मार्च 2025 वर 3,25,000, ये 3,25,000 था हमारे पास 31 मार्च 25 को, तो ध्यान रखना ये बैड डेट ऑलरेडी इसमें डिडक्ट कर दिया गया होगा, है ना, दोनों का बैलेंस बता रहा, मतलब ये एंट्री सब कुछ हो गया होगा। तो 3,25,000 हमारे पास अभी है डेटर। प्रोविजन बनाना हम लोग को 5% ऑन डेटर्स इफ ऑन 31 मार्च 2025 देयर वाज एडिशनल बैड डेट। अब देखो एडिशनल बैड डेट हुआ है, अब ये एडिशनल बैड डेट हुआ है, टोटल 12,000 बैड डेट हो चुका है। अब एडिशनल बैड हुआ मतलब इसमें से हम लोग को हटाना पड़ेगा, अब हटा हुआ है नहीं, 3,22,500 हमारे पास डेटर है। अब इसके ऊपर कितना माना अपने को 5%, तो 3,22,500 का 5% आता है 16,125, तो हमें 16,125 का बैलेंस हमें मेंटेन करना है, यही ना। तो आओ चेक करते हैं हमारे पास कितना पड़ा हुआ, ऑलरेडी 14,000 हमारे पास था, जिसमें से तो 12,000 रुपया तो यूज हो चुका है। अब 2,000 ही तो बचा हुआ हमारे पास, और रखना कितना हम लोग को 16,125, तो हम लोग बाकी 14,125 जो बैलेंस में फिगर आ रहा है इसको हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर पीएल से। तो डेबिट कितना होगा पीएल में 14,125। क्लियर है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹3,60,000 फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन इन द रेशियो 2:1। A got it discounted for ₹3,38,400 and remitted one third of the proceeds to B. How much money should be remitted by A to B at the time of maturity so as to enable B to honor the bill? अब देखो ये एक एकोमोडेशन का बिल है, मतलब नॉर्मली इसको बोलते हैं जुगाड़ का बिल है। ये जुगाड़ हुआ और कुछ नहीं, दोनों को फाइनेंस का यहाँ पर थोड़ा सा जरूरत पड़ गया पैसे का, तो इन्होंने जुगाड़ कर लिया। अब क्या होता है समझो, इस केस में ऐसे क्या चलता है यहाँ पर, अब ए जो है ना वो बी पे बिल ड्रॉ किया था, तो बी के लिए हो गया बिल पेएबल, है ना। तो पूरा का पूरा बिल जो है ना ये बैंक को कौन पे करेगा, 3,60,000 बी, क्योंकि ए ने बी के नाम पे बिल ड्रॉ किया फिर उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, है ना। तो जब बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब बी के नाम पे बिल था तो बी जो है ना बैंक को वो 3,60,000 पे करेगा, बट बी ने यूज कितना करा है, 1/3, 1/3 ना, तो 3,60,000 में से वो तो 1/3 ही यूज कर रहा है, 1,20,000, बाकी 2/3 मतलब 2,40,000 कौन यूज किया है, तो ए यूज किया है। तो ये पैसा जो है ना ए बी को भेज देगा ड्यू डेट के पहले, और 1,20,000 ऑलरेडी बी के पास था, 2,40,000 आ गया है, टोटल 3,60,000 ये जो है यहाँ पर बैंक को पे कर देगा। सर डिस्काउंट तो कोई और अमाउंट पे कराया था, हाँ तो बेटा डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो आता है ना, वो जो इंटरेस्ट भी तो लगा है ना, समझ लो आप, डिस्काउंटिंग चार्जेस नाम देते हैं हम लोग उस इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पर, है ना। तो बैंक तो पूरा 3,60,000 मांगेगा, तो हम लोग देखते हैं कि अगर पैसा देने के बाद है तो ए जो है ना वैल्यू उसको कम, देखो यहाँ पर 3,38,400 का 2/3, उसने यहाँ पर लिया होगा 2,25,600 रुपये, ठीक है। बट बाकी जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, बाकी जो दिख रहा है यहाँ पर 14,400,
ये लगा होगा डिस्काउंटिंग चार्ज, तो दोनों मिला के टोटल देना पड़ेगा ना ए को, तो 2,40,000 रुपया वो बी को भेज देगा ताकि बी जो है वो टाइम पे पेमेंट कर पाए बैंक को। ठीक है सर, 2,40,000 भेज देगा। नेक्स्ट जो क्या पूछता है यहाँ पर, फाइंड आउट द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। इनवॉइस प्राइस पूछ रहा है, बोलता है गुड्स वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस विच इज 20% अबव कॉस्ट, मतलब अगर 100 रुपीज कॉस्ट है तो 120 हमारा इनवॉइस प्राइस रहेगा। बोलता है 1/5 ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग 60,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट। 1/5 ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग 60,000। अब आप एक चीज समझो, 60,000 का गुड्स जो ट्रांजिट में लॉस जो हुआ है वो 1/5 ऑफ द गुड्स है। तो आप पहले चेक कर लो ना कितना गुड्स भेजा गया होगा, टोटल कॉस्ट 3,00,000। इसका 20% अगर आप यहाँ पर कर दो प्लस 60,000 तो ये आ गया आपका इनवॉइस प्राइस। ये तो आपसे पूछा था यहाँ पर कि कितना आपका इनवॉइस प्राइस है गुड सेंड का। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक यहाँ पर गड़बड़ है, देखा जाएगा जब आंसर आएगा फाइनल तो कैसे क्या है। ठीक है, और समझाता हूँ देखो क्या है यहाँ पर। बोलता क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 60,000 जिसमें इंक्लूड्स है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹12,000। अब देखना यहाँ पर जो 60,000 का जो यहाँ पर गुड्स है ना, क्लोजिंग स्टॉक देना यहाँ पर, ये जो 60,000 है इसमें 10,000 का कॉस्टिंग का चीज ऐसा है जो अप्रूवल पे भेजा गया जो अभी हमारे पास नहीं है। अप्रूवल का मतलब जो कैसे क्या यहाँ पर होता है, हम लोग कस्टमर को देते हैं गुड्स अप्रूवल बेसिस पे, वो अगर अप्रूव कर दिया तो हम लोग मानेंगे सेल है, या फिर टाइम पीरियड जैसे मान लो उसको 30 दिन में उसको अप्रूव करना था, उसने कुछ नहीं बताया 30 दिन में, तो हम लोग मान लेंगे सेल हो गया। बट अभी मान लो ईयर एंड हो चुका है, बट अभी तक जो 30 दिन का 40 दिन का जो पीरियड हमने अलाउ किया था उसको, वो पीरियड एंड अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके पास ये गुड्स है ना, तो ये 10,000 का गुड्स तो हमारे पास अभी है नहीं ना, हमारे पास तो 50,000 का गुड्स ही थे, हमारे पास 50,000 गुड्स ही था। बोलता 10% ऑफ द स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब आप मुझे बताओ जो गुड्स हमारे पास है ही नहीं, क्या उसमें आग लग सकता है? हमारे गोडाउन में अगर आग लगा है, आप समझो ध्यान से, अगर हमारे गोडाउन में अगर आग लगा है, नॉर्मली क्या 10% ऑफ द स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पशन होता है ना कि हमारे गोडाउन में आग लगा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सेम डे पे उसी टाइम पे हमारे गोडाउन में भी आग लगा और जिस कस्टमर को हमने दिया था उसके यहाँ भी आग लग गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसे गोडाउन में मान लो आग लग गया होगा, तो उसका 10% गुड्स चला गया, तो कितना हुआ यहाँ पर, ये आ गया 45,000, ये आ गया यहाँ पर 45,000। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये गुड्स होता है इन हैंड, बट बैलेंस शीट में सिर्फ यही गुड्स नहीं आता है, बाकी 10,000 भी यहाँ पर आता तो है। जो ये 10,000 है बाकी ये भी यहाँ पर आता तो है। हम लोग दिखाते हैं गुड्स विथ कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक पूरा जाता है, बट यहाँ पर हमारे पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमें ये करना पड़ रहा है अभी फिलहाल। अब आने दो, आंसर समझ में आया कि क्या ये लोग चाहता है। ठीक है, बट अब यहाँ पर और भी कुछ दिक्कत है, देखो ध्यान से यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप बोलते कि टोटल 60,000 है ना, उसमें 10% पूरा अगर आग लग गया, 6,000 अगर हटा दो आप, तो कितना हो जाएगा 54, ये आंसर हो सकता है। बट ऑब्वियस सा बात है, कुछ गुड्स अगर कस्टमर के पास, उसमें आग लगा कैसे, उसमें कैसे आग लगा होगा, आग तो हमारे यहाँ लगा। फिर दूसरा एक दिक्कत यहाँ पर, इस 60,000 का जो यहाँ पर अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का, उसमें कितना इंक्लूडेड है, 10,000 इंक्लूडेड है कि 12,000 इंक्लूडेड है, ये भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग अभी फिलहाल ये आंसर हम लोग मार्क कर रहे हैं, बट आगे चल के देखा जाएगा क्या आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 रुपया, वाई सोल्ड द गुड्स फॉर 1,50,000, तो 50,000 का फायदा यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल, तो ठीक है 50,000 को 25-25 कर दो यहाँ पर। इफ द सेम सेट ऑफ बुक इज मेंटेन व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस। अब देखो यहाँ पर पूछता है फाइनल रेमिटेंस, जैसे देखो वाई ने सेल किया 1,50,000, तो वाई के पास पूरा 1,50,000 रुपया पड़ा होगा, है ना, हाँ कि नहीं, पूरे 1,50,000 पड़ा होगा। ये पैसा बताओ कौन लगाया था, ये पैसा लगाया था एक्स, तो वो पूरा पूरा अपना 1,00,000 रुपया मांगेगा। इसके साथ साथ वो 25,000 रुपये का मांगेगा अपना प्रॉफिट का हिस्सा, तो 1,25,000 रुपया कौन मांगेगा, एक्स, उसको कौन दे देगा, वाई, तो वाई विल रेमिट 1,25,000 टू एक्स। अगर आप ऐसे भी समझो, वाई के पास 1,50,000 रुपया पड़ा हुआ है, सेल किया है उसका, तो 1,50,000 रुपया पड़ा हुआ है यहाँ पर जो सेल करके अमाउंट आया है, और उसका प्रॉफिट का हिस्सा सिर्फ 25,000 है, पैसा उसने 1 रुपया नहीं लगाया था, तो बस अपना 25,000 वो हटा ले, बाकी 1,25,000 किसका होगा, वाई एक्स का होगा। तो वाई जो यहाँ पर है
यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं लगाया था, तो ठीक है, वो क्या बोलेगा कि हम दे देते हैं पूरा पैसा जो बचा हुआ है 1,25,000 किसको, एक्स को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। तो यहाँ पर 5/8 और 3/8 था। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म गिविंग हिम 3/10 शेयर। तो टोटल 3/10 शेयर यहाँ पर दिया गया, किसको बताओ, सी को। तो बचा हुआ है 7/10 शेयर। अब क्या बोलता है, जो ये सी है ना, वो 1/5 लेता है ए से, ओके, तो 1/5 लेता है वो ए से, एंड 1/10 लेता है वो बी से, ठीक है, तो 1/10 लेता है वो बी से। तो अब आपको बताना है यहाँ पर न्यू पीएसआर क्या होगा। तो देखो ए का ये हालात है अभी, बी का ये, और सी को तो 3/10 मिला है, वो आप कर लो, इतने आएगा, 3/10 इसको मिला है। तो और देखते हैं यहाँ पर कितना कह रहा है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40, ठीक है, तो 8×5 = 40, ये हो गया 25, और यहाँ पर 8, 17/40। और उसके बाद यहाँ अगर देखो तो सेम यहाँ पर भी एलसीएम 40 ही आएगा, तो 5×3 = 15, और यहाँ पर ये 4, तो ये 11/40। अब हम लोग को यहाँ पर डिनोमिनेटर मिलाना पड़ेगा मैच कराने के लिए, तो हमने 4/4 कर दिया, तो 12/40, तो 17:11:12 है ना, ये जगह आंसर यहाँ पर। बढ़िया आगे चलो। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल हमें निकालना है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। देखो तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो अर्न करता है ये एंटिटी 17,34,000 करता है। जब आप बताओ कितना रेट है यहाँ पर, 12%। तो ये कितना रुपया इसको लगाना चाहिए, 17,34,000 डिवाइड 12%, 1,44,50,000। इसको इतना रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड इसके यहाँ पर दिखना चाहिए। बट एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, टोटल एसेट 135 लाख माइनस 83 लाख, इसका है 52 लाख। तो बाकी गुडविल है 92,50,000, ठीक ना। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर अ ईयर। यहाँ हमसे पूछा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल कितना क्या होगा, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट XYZ, इन सबका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सबका परचेस दिया हुआ है, सबका सेल दिया हुआ है। टोटल वैल्यू ऑफ परचेस दिया आपको, टोटल वैल्यू ऑफ परचेस 9,80,000। अब जो परचेस इसका 2,000 यूनिट हुआ है, इसका 4,000 हुआ है, इसका 4,800 हुआ है, सबका प्राइस तो एक नहीं होगा। अभी दिख रहा है देखो यहाँ पर सबका सेलिंग प्राइस अलग है, तो कॉस्ट भी सबका अलग हो सकता है मे बी, है ना। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जीपी रेट कितना है। तो देखो यहाँ पर ना एक हिंट आपको देगा, देखो अभी यहाँ पर इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट में जीपी का रेट तो सेम है। अब इससे देखो आराम से बन जाएगा। हम लोग यहाँ पर चलो एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा परचेस यूनिट सेल हो गया, सारा का सारा परचेस यूनिट यहाँ पर सेल हो गया। तो देखो 2,000 यूनिट परचेस हुआ था किसका, एक्स का, है ना। तो 2,000 इंटू 130, 2,60,000। वाई का हुआ है यहाँ पर 4,000 इंटू, मान लो यहाँ पर सेल हुआ पूरा का पूरा 4,000 इंटू 117, 4,68,000। और जेड का हुआ है परचेस 4,800, ये अगर बिकता 140 करके तो यह था 6,72,000, ठीक है। तो 2,60,000, 4,68,000, 6,72,000, टोटल सेल आला 14,00,000 रुपया, ठीक है। जिसमें टोटल परचेस कितना था, 9,80,000 रुपया। तो माइनस करो 9,80,000, ये रहा 4,20,000। तो 4,20,000 होता हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000 डिवाइड बाई 14,00,000 रुपया सेल, ये आएगा 30%, इतने आ रहा ना। यस 30% यहाँ पर हमारा आ जाएगा जीपी रेट। क्लियर है। नेक्स्ट, बोला RRS purchased a machine from PKS on hire purchase system जिसका कैश प्राइस था 8,64,000 रुपीज। बोलता टर्म क्या था परचेस का, 2,16,000। तो हम लोगों को डिलीवरी का टर्म दिया, मतलब ये डाउन पेमेंट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। 2,16,000 हो गया हमारा यहाँ पर डाउन पेमेंट। और बाकी क्या बोला है, 2,88,000 करके आपको देना है 3 इंस्टॉलमेंट। तो देखो यहाँ पर जो अमाउंट बचा हुआ है, यहाँ पर बताओ कितना अमाउंट बच रहा है, 8,64,000 माइनस 2,16,000, यहाँ बचा हुआ है 6,48,000, ये बचा हुआ ना। माइनस 2,16,000 या 6,48,000, इसके बदले हम लोग को पे कितना करना है, 2,88,000 करके
3 इंस्टॉलमेंट्स, टोटल कितना देना हम लोग को तब? 8,64,000। तो इसके बदले हम लोग को देना है 8,64,000। तो गैप दोनों का कितना होता है? तो दोनों गैप होता है सर 2,16,000। तो 2,16,000 रुपया टोटल इसमें इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट क्या पूछता हो देखते हैं यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देखो बताओ यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना क्या होगा। तो देखो हम लोग यहाँ बोलते हैं क्या ना, टोटल जितना आउटस्टैंडिंग रहता है ईयर के बिगनिंग में उसके रेशियो में बांट दो, है ना। तो देखो ईयर के बिगनिंग में हम लोगों ने ये पे कर दिया, टोटल आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना ड्यू रहेगा? 8,64,000। फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में कितना रहेगा? 8,64,000, है ना। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ये ड्यू रहेगा हमारा 2,88,000 करके, 3 इंस्टॉलमेंट हमें पे करना है। तो जैसे ही हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट देंगे ईयर एंड पे, ईयर 2 के बिगनिंग में कितना हो जाएगा? 5,76,000। और फिर हम लोग इसमें भी 2,88,000 दे देंगे, फिर कितना बचेगा? 2,88,000। ये पे हो गया था, कुछ भी नहीं ड्यू रहेगा। अब बात यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर जो अमाउंट है ना आउटस्टैंडिंग का, इसका रेशियो निकालो कितना है। तो इसका रेशियो आएगा आपके पास यहाँ पर 3:2:1। अब ड्यू का रेशियो देखो 1:3, तो यार है ना, ईयर 1:3 में 3:2:1। इस रेशियो में बांट दो आप टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना आपके पास? 2,16,000 आया था। इस 2,16,000 को 3/6 जब करोगे तो ये आएगा 1,08,000 रुपया। बोलो क्लियर है? बढ़े क्या हम लोग आगे? यस सर। एज पर एस वन, वेयर शुड अ कंपनी डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, तो इनको अपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पर दिखाना पड़ता है, ठीक है ना, जितना इनके पास रिलेवेंट अकाउंटिंग पॉलिसी रहता है। नेक्स्ट बोलता है एन एंटिटी हैज एक्वायर्ड एन एसेट कॉस्टिंग ₹1,00,000 फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स टू बी सोल्ड बाय इट। इट इज डिडक्टेबल इक्वली ओवर 2 years इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट में ईयर 1 में 50,000 मिल जाएगा, ईयर 2 में 50,000 मिल जाएगा, खत्म कहानी। बट अगर टैक्स लॉ का अगर आप बात करते हो तो 75 डिडक्शन होगा फर्स्ट ईयर में और बैलेंस होगा सेकंड, मतलब यहाँ पर 25,000 रुपये होगा। हमें पूछता है टैक्स रेट अगर 10% है तो इन ईयर 2, अब देखो ईयर 2 में क्या करना है तो छोड़ दो, पहले ईयर 1 में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें असर आएगा। हम लोगों ने टैक्स में ज्यादा अलाउ कर दिया, टैक्स में आगे चल के कम अलाउ होगा। तो जब टैक्स में आगे चल के कम अलाउ होगा तो टैक्स में इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 25,000 रुपया पे हम लोग DTL क्रिएट कर देंगे 2,500 रुपया। ओके, बट यहाँ तो हम लोग क्रिएट कर दिए, बट ये जो डिफरेंस है टेम्पोररी डिफरेंस, वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर रिवर्स भी तो हो जाएगा। तो हम लोग को फिर इसको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा ईयर 2 में। तो हमसे यहाँ पूछा है कि ईयर 2 में क्या करना है, तो हमें रिवर्स करना है DTL 2,500 रुपया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या आप? चलो नेक्स्ट बोलता है क्या, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज 250 मेंबर्स विद एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 ईच। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इनके पास इनकम कितना है? 250 इंटू 5,000, इनका इनकम होता है 12,50,000 का सब्सक्रिप्शन से। बोलता है रिसीव कितना हुआ इस साल? इस साल रिसीव हुआ सिर्फ 11,25,000 रुपया। ओके, तो सिर्फ 11,25,000 इस बार रिसीव हुआ है, जिसमें से 65,000 एंड 25,000 फॉर द ईयर्स 23-24, मतलब ये लास्ट का आउटस्टैंडिंग है 65 जो अभी मिल रहा है। तो आप उसको हटाओ, वो तो इस साल का है ही नहीं, वो तो इस साल का ही नहीं, हटा दो यहाँ पर। और 25-26 के लिए एडवांस मिला 25, मतलब ये भी आपका इस साल का नहीं है। तो 11,25,000 माइनस ये 90 जब करोगे ये आएगा 10,35,000 रुपया। तो इस साल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10,35,000 रुपया ही मिला है, जहां मिलना चाहिए था 12,50,000। तो बोलता आउटस्टैंडिंग कितना है, तो दोनों का डिफरेंस जो कितना था 2,15,000 रुपया आई थिंक आएगा। तो 2,15,000 का यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है जो हमें यहाँ पर नेक्स्ट ईयर मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? यस सर। चलो आ जाओ, अब हम लोग को यहाँ पर समझना है, देखना यहाँ पर सेक्शन बी। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, इन सबको बैठ अगर एक एक को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर आपका बहुत टाइम बर्बाद होता है, मुझे पता है। इसलिए मैंने क्या किया, मेरे पास थोड़ा टाइम गया तो हमने क्या किया यहाँ पर ना, पहले ही सोल्यूशन पूरा बना लिया यहाँ पर। अब आपको ये शेयर कर देंगे हम लोग, ठीक है सर? कितना में शेयर करेंगे सर? क्या कॉस्ट? कॉस्ट कुछ नहीं बेटे सर, फ्री में है। बट कॉस्ट क्या है, वीडियो पूरा ढंग से देखा करो, सही से पढ़ाई किया करो, वीडियो को लाइक किया करो ताकि हमें मोटिवेशन थोड़ा मिलते रहे, अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करो, ठीक है?
चलो आ जाओ। 2 का ए, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में देखो कैसा क्या होता है हमारे पास यहाँ पर कोई 5 क्वेश्चन हमें करना होता है आउट ऑफ 7। ठीक है, हर क्वेश्चन 14 मार्क का होता है, 14 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा, बट कैसे रहेगा, इधर एक सिंगल 14 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है या फिर 7-7 मार्क का या 8 और 6 मार्क का, इस तरह से दिया हुआ रहता है। ठीक है, बोलता है ऑन 31 March 2025 संदीप कैश बुक सोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2,50,000। ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस्ड। तो इनका कैश बुक दिखा रहा था ओवरड्राफ्ट 2.5 लाख। ठीक है, और इनका जो अब पासबुक जो उन्होंने कंपेयर करा ना, तो इनको दिखा यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या क्या है, वो था कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹26,800 वर सेंट टू बैंक ऑन 27th March, बट चेक्स वर्थ ₹4,600 वर क्रिएटेड ऑन 2nd April। एंड एक चेक है 900 का, वो तो डिजोनर ही हो गया। तो जो भी हो 31 मार्च तक ये दोनों चेक क्लियर तो हुआ ही नहीं है। ये 4,600 और ये 900 दोनों मिला के 5,500 का तो चेक क्लियर हुआ ही नहीं है। तो ये चेक हम लोग क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक वो तो बढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुआ था, है ना। बट कैश बुक हम लोग बढ़ा दिए होंगे। तो देखा जाए कैसे करना है इसको। तो इस केस में हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च संदीप इशूड, इशूड मतलब होता है पेमेंट करना, है ना, issued checks worth ₹33,400 to his creditors. Out of these, checks worth ₹27,400 were presented for payment on 5th of April. तो बाकी चलो इस महीना हो गया होगा, लेकिन 27,400 तो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है बैंक में, तो पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ होगा। बट कैश बुक हम लोग हाथों हाथ घटा देते हैं, तो कैश बुक तो हमारा घट गया होगा, बट पासबुक इस टेंशन से बड़ा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू संदीप स्टैंडिंग ऑर्डर्स द बैंकर्स हैव मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। एक एलआईसी का पेमेंट गया, इनका ये ड्राइंग होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो बिजनेस से खर्चा हो नहीं सकता कभी। टेलीविजन लाइसेंस फी, ये भी हमारा ड्राइंग है, तो दोनों मिला कितना आता है, 6240 आ रहा है क्या, 3840 प्लस 2400, यस 6240, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ड्राइंग्स। ठीक है, तो हम लोगों ने नहीं दिखाया, कैसे में दिखा देंगे। संदीप बैंकर हैव कलेक्टेड 3,000 रुपया एज डिविडेंड ऑन हिज शेयर। तो कुछ नहीं बताया तो क्या मांग के चलेंगे, पासबुक में एंट्री हुआ, कैश बुक में हम लोग एंट्री नहीं किया। इंटरेस्ट चार्ज कर दिया बैंक 2,500 रुपया, तो ये भी सेम, पासबुक में एंट्री हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। अब बिल रिसीवेबल ऑफ 2,000 रुपया डिस्काउंटेड विद द बैंक इन February 2025 वर डिसऑनर्ड ऑन 31 March 2025। तो इसका भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ होगा, हम लोग इसको कर देंगे। क्या पूछा देखो यहाँ पर, बोला यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमेंडेड कैश बुक। तो पहले हम लोग को तो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो कैश बुक दिया हुआ था उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना क्या बताया था, 2.5 लाख रुपया, वो भी ओवरड्राफ्ट है, तो बाई बैलेंस बीडी। अब देखो इसमें क्या होता है, हम लोग कैश बुक अपने पास पहले सुधार लेते हैं, अमेंड कर लेते हैं। बहुत सारा ऐसा ट्रांजेक्शन होता है ना जो हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन पूरा हमारे पास नहीं, तो हम लोग उसको लिख नहीं पाते ना। तो वो सब ट्रांजेक्शन को पहले आप अपने पास लिख लो कैश दूंगा, फिर आप बीआरएस बनाने जाओ। तो ध्यान रखना ये तीन चीज जो है ना, तीन चीज ये हमेशा बीआरएस में जाएगा, बाकी सब कुछ कैश बुक में इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। पहला होता है चेक जो हमने डिपॉजिट किया था बस अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है ना। और दूसरा होता है चेक जो हमने इशू करा अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। और तीसरा होता है कुछ एक एरर्स होता है जो बैंक के द्वारा किया गया एरर है, उनसे जो गलती हुआ है। तो इन तीन को आप कैश बुक में लेकर मत आना, ठीक है ना। इन तीनों को हम लोग बीआरएस में ही हम लोग ठीक करेंगे, ये बाकी हमारा जो चीज़ है वो कैश बुक में ठीक हो जाएगा। सर अब ऐसा क्यों होता है, लॉजिकली चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ पर उसको देखो, आपको समझ में आएगा। अगर मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। देखो यहाँ पर अब पहले आप सारा ये सब देखो एंट्री आप कर लो। देखो ये दोनों तो वही था ना, चेक डिपॉजिटेड एंड चेक इशूड वाला, ये तो यहाँ पर आएगा नहीं, ये तो बीआरएस में ही जाएगा, है ना। इसको देखते हो जाओ हम लोग यहाँ पर। अब देखो 6,240 का यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ, ड्राइंग हुआ, तो बाई ड्राइंग 6,240 यहाँ पर कर लो आप। फिर संदीप का बैंक का कलेक्ट किया 3,000 रुपया डिविडेंड, तो ये मिला होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा नॉर्मली हमारा, तो हम लोग टू डिविडेंड हम लोग यहाँ बात करेंगे ऐसे। इंटरेस्ट बैंक चार्ज का 2,500 रुपया, तो पेमेंट में दिखा दो 2,500 रुपया। और बिल डिसऑर्ड हुआ, इसे एंट्री में नहीं किया तो उसका एंट्री कर दो। अब आप बताओ अमेंडेड कैशबुक का बैलेंस कितना क्या आ गया, 2,50,000 प्लस 6240 प्लस 2,500, 6240 प्लस 2,500 प्लस 2,000 माइनस 3,000, 2,57,740, ये आ गया इसका अमेंडेड कैशबुक का बैलेंस।
अब आप ले जाकर बीआरएस बनाओ। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब अगर देखो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, तो पहला ट्रांजेक्शन देखो क्या हुआ है, पहले ट्रांजेक्शन में कैश बुक बढ़ा हुआ है, हम लोग उसको और बढ़ाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, कैश बुक बढ़ा तो उसको घटाना पड़ेगा हम लोग को, बट यहाँ पर कैश बुक बढ़ा तो उसको हम लोग और बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट में उल्टा करते हैं हम लोग। अब इसका भी अगेन यहाँ रीजन बैठा नहीं मैं यहाँ पर रीजन बताने नहीं बैठ सकता मैं यहाँ पर अभी। रीजन जानना है इन सब के बारे में वीडियो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप देखो उन सबको एक बार, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर ये जो पहले 5,500 उसको आप ऐड कर दो, है ना, 5,500 में ऐड होगा। और 27,400 से कैश बुक हमारा घटा हुआ है, आप इसको और घटा दो, आप इसको और घटा दो। बस अब जो आएगा वो आ गया आपका यहाँ पर। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस सर पासबुक और देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप चीज़ों को अमेंड कर लो, करने के बाद ये बैलेंस आएगा। तो 257,740 में 5,500 ऐड होगा, फिर 27,400 लेस होगा यहाँ पर, तो आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब देखो यहाँ पर ना, अगर आपने ढंग से क्यू एंड ए मैराथन देखा है या फिर आपने क्यू एंड ए कंपाइलर से प्रैक्टिस भी किया ना, तो सेम टू सेम क्वेश्चन, इवन ये डेटा भी एक्चुअली आई थिंक ये आपका स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास था क्यू एंड ए कंपाइलर में। अगर आपने किया होगा तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन विथ सेम अमाउंट आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद प्रॉपर रीजनिंग। देखो एक्सटेंशन बोल रहे हैं पर एक्सटेंशन हुआ रेलवे ट्रैक का इन द फैक्ट्री एरिया, तो ऑब्वियस सा बात है इसका यूज हम लोग 12 मिनट से ज़्यादा करेंगे ही, इससे फ्यूचर में हम लोग बेनिफिट लेंगे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर्स, ये हमारा डे टू डे एक्सपेंस है, तो ये हमारा रेवेन्यू खर्चा है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, तो बिना इंस्टॉल किए उसको हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते यूज करना, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ये भी हमारा कैपिटल है। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फोरमेंस ऑफिस इन द फैक्ट्री, तो ऑफिस हम लोग बनवा रहे हैं उसका, उसमें कुछ मटेरियल लग रहा है, ये भी हमारा कैपिटल है। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, ये हमारा हमेशा खर्चा है, तो ये हमारा रेवेन्यू होगा। पेमेंट फॉर द कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी हमारा हमेशा का रहेगा, तो ये भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉयज फॉर बिल्डिंग द फोरमैन्स ऑफिस, तो ये भी हमारा यहाँ पर कैपिटल होगा, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर फोरमैन्स ऑफिस को बनाने का जो भी मटेरियल दिया है, जो भी लेबर का चार्जेस पे किया है, ये सब कुछ हमारा यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर अभी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। चलो, तो इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है विथ प्रॉपर रीजनिंग, डन ना। चलो नेक्स्ट, 3 का ए, ये आपका जॉइंट वेंचर से पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। Whether Raj and Sonu decided to work in joint venture with the following scheme, agreeing to share profit or loss in the ratio of 3:1. They guaranteed subscription of 5 lakh shares of rupees 20 each in Rainbow Limited and to bear all expenses up to allotment। मतलब देखो इन लोग क्या बोला कि देखो हम लोग अलॉटमेंट तक का जितना खर्चा होगा सब हम लोग सह लेंगे, बट हमें क्या चाहिए, हमें कमीशन के तौर पे यहाँ पर 5 लाख जो शेयर्स हम लोग आपका इशू करवा रहे हैं ना, उसके बदले हमें क्या चाहिए कमीशन में, तो बोलता है देखो इन कंसिडरेशन रेनबो लिमिटेड विल इशू 30,000 शेयर्स ऑफ स्नो वाइट लिमिटेड, तो यहाँ पर ये लोग 30,000 शेयर्स देगा एट द रेट ₹20 ईच फुल्ली पेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1% कमीशन भी मिलेगा इन कैश, जो उसको ये लोग इक्वली बांट भी लेगा, ठीक है। अब इसके लिए खर्चा करना होगा, दोनों पहले मिलकर खर्चा करेगा, तो देखो राज खर्च किया है 16,500 स्टैम्प ड्यूटी के लिए, 15,000 किया है एडवर्टीजमेंट के लिए, और 35,000 किया है टुवर्ड्स कार एक्सपेंस एंड प्रिंटिंग चार्जेस के लिए, तो 16,500 प्लस 15,000 प्लस 35,000, टोटल 66,500 तो राज यहाँ पर पे कर दिया अपने पास से। फिर उसके बाद अगर देखो सोनू स्पेंड किया 13,000 रुपया टुवर्ड्स रेंट एंड 10,000 टुवर्ड्स लीगल चार्जेस, मतलब 13 और 10 23,000 रुपया, तो ये भी कर दिया खर्च। अब देखते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन जो फिल बोलता है, एप्लीकेशन फिल शॉर्ट ऑफ 20,000 शेयर्स एंड राज इंट्रोड्यूस नेसेसरी कैश फॉर द परचेज ऑफ दीज शेयर्स, तो यहाँ पर पैसा कौन दिया, राज, क्योंकि देखो हम लोगों ने गारंटी दिया था इतना सब्सक्रिप्शन करवा देंगे, अगर नहीं होगा तो हमें लेना पड़ता है, तो ऐसे केस में समझ लो 4,80,000 सब्सक्राइब हो गया होगा, बाकी नहीं हुआ है, तो ये 20,000 के लिए इंटू 20 रुपया करके 4 लाख रुपया कौन दिया है, तो ये 4 लाख रुपया दिया होगा कौन बताओ, ये दिया होगा स्नो वाइट लिमिटेड, सॉरी ये दिया होगा यहाँ पर राज है ना, यस ये दिया यहाँ पर राज,
स्नो वाइट तो कंपनी का नाम था। यहाँ पर दिया राज। अब क्या होता था, गारंटी हैविंग बीन मेट, क्योंकि 4,80,000 तो बाहर से हो गया था और 20,000 शेयर इन्होंने अप्लाई कर दिया, तो हो गया पूरा 5 लाख रुपए, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर। रेनबो लिमिटेड हैंडेड ओवर द शेयर्स एज अग्रीड, तो यहाँ पर 30,000 टोटल शेयर्स जो है जो अग्री हुआ था ये दे दिया। अब देखो इनके पास टोटल शेयर जो है ना वेंचर में वो 50,000 शेयर आ चुका है। 30,000 शेयर इनको मिला एज कमीशन और 20,000 तो इन्होंने सब्सक्राइब करा। ठीक है। ऑल द शेयर्स वर सोल्ड एट द रेट ₹90 पर शेयर एंड द को वेंचर शेयर द प्रोसीड्स इक्वली, तो इसको 90, अब देखो यहाँ पर 50,000 इंटू 90, 9,50,000 ये पूरा का पूरा शेयर्स यहाँ बिक गया है और इसको इक्वली 4,75 4,75 दोनों पार्टनर दोनों वेंचर ले लिया। ठीक है। और यहाँ पर देखो बोल रहा था क्या कि कमीशन भी जो देना था कैश में वो भी दे दिया ये लोग। तो अब देखो कमीशन जो कैश में देना था वो कितना था, 5 लाख टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 20 करके यहाँ पर 1%, यार 1 लाख रुपया है ना। सर यहाँ पर तो 4,80,000 ही सब्सक्राइब हुआ था। ये बेटा बाकी 20 वो लोग किया ना, तो उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है कि बाहर सब्सक्राइब किया कि वो लोग खुद किया। कमीशन तो पूरा देना पड़ेगा, हमेशा होता है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब जो बात हुआ था तय हुआ था पहले 5 लाख नंबर ऑफ शेयर उसी पे देना है। ठीक है, तो अब ये 1 लाख मिल गया। अब क्या करने बोल रहे हैं यहाँ पर, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाना है आपको और ज्वाइंट वेंचर विद सोनू इन राज बुक आपको बनाना है। तो देखो एमजेबी जो बनेगा, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर जो बनेगा उसमें क्या दिया हम लोग कि राज क्या क्या दिया है। राज दिया है पहले 66,500 और फिर राज दिया है ये 4 लाख रुपए दिए थे क्या, ये 4 लाख रुपए दिया है किसके लिए, वो शेयर्स के लिए। ठीक है। जो सोनू है, सोनू कितना पे किया है, सोनू पे किया यहाँ पर 23,000 रुपया। सोनू पे किया यहाँ पर कितना बताओ, 23,000 रुपया। ठीक है ना। अब आप बताओ क्या क्या इन लोगों को मिला है इसके बदले, तो टोटल 9,50,000 मिल गया है, जिसमें से कितना कितना होगा, 4,75,000 4,75,000। फिर उसके बाद और 1 लाख मिला है, उसमें से 50-50 होगा। अब जो प्रॉफिट आपका बच रहा है ये हम लोग ऐड करेंगे सबको, हम लोग जो प्रॉफिट यहाँ बच रहा है उस प्रॉफिट को हम लोग 3:1 में यहाँ पर हम लोग बांट देंगे जो यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखो ये 16,515 और ये 35,000, फिर ये 13 और ये 10, ये सब खर्चा हुआ था इन लोग का। और कमीशन मिला इन लोगों को कैश वाला बाको तो 50-50, और जो सेल प्रोसीड आया शेयर्स का 9,50,000, उसका भी हाफ हाफ लेगा, 4,75,000 4,75,000। इन सबको करने का जो प्रॉफिट आया उसको हम लोग बांट देंगे यहाँ पर 3:1 में। अब दूसरा क्या अकाउंट मांगा हम लोग को यहाँ से, जॉइंट वेंचर विद सोनू इन द राज बुक, तो राज के बुक में बनाना है जॉइंट वेंचर विद सोनू। तो राज को देखना है हम कितना कितना रुपया लगाए थे और प्रॉफिट का कितना ऐसे मिलना था टोटल हमको, और कितना आज तक मिला है। तो अब देखो टोटल आप बताओ कितना कितना रुपये लगाया था, टोटल लगा दिए यहाँ पर 66,500, फिर यहाँ पर 4 लाख, टोटल लगाया वो 4,66,500, यही ना। प्लस इसके साथ साथ उसको अपना शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, जो कि 4,20,375 है। तो 4,66,500 प्लस 4,20,375 टोटल होना चाहिए 8,86,875। टोटल इतना मिलना चाहिए, उसको आज तक मिला कितना है, 4,75,000 मिला है उसको यहाँ पर शेयर सेल करके, और 50,000 मिला उसको कमीशन। टोटल कितना हो गया, 5,25,000। तो बाकी 3,61,875 जो वो ले लेगा, किससे लेगा, वो दूसरा जो था यहाँ पर सोनू उससे लेगा ये इतना आ रहा है क्या, एक बार मिला लेते हैं। 4 लाख का कॉस्ट ऑफ शेयर, ये 66 और प्रॉफिट इतना आ रहा है क्या, 4,20,000, टोटल कितना आ रहा, 886,375। और ये मिला मुझे, मैं लग रहा है यहाँ पर कुछ एलडीएस में गलती कर दी क्या, देखो तो एक बार, 886,375 875 -50 -4,75,000, ये इतना आएगा। हमने इसे लिखा रहे हैं पर ठीक कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3,61,875। ठीक है। हम्म, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका यहाँ पर AS 19 से था।
सेम ऐसा क्वेश्चन हमने एएस मैथड में भी डिस्कस कर रखा था, है ना। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, पीक्यू लिमिटेड सोल्ड मैसनरी टू पीआर लिमिटेड एंड इमीडिएटली लीज्ड इट बैक। तो ये सेल्स एंड लीज बैक वाला केस है। द रिटन डाउन वैल्यू WDV of the machinery in PQ Limited's books is rupees 80 lakh. The lease back is classified as an operating lease except where specifically mentioned. तो जो लास्ट वाला केस है ना, उसने बता रखा कि ये फाइनेंस लीज है। तो बाकी जो है सबका सब हमारा यहाँ पर कैसा है बताओ, ये सब हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज है। तो जब आप ऑपरेटिंग लीज का बात करते हो सेल एंड लीज बैक में ना, आप बस एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो हमारा WDV यहाँ पर 80 लाख रुपया अगर है ना, लेट फेयर वैल्यू 100 लाख है, तो जो भी प्रॉफिट होता है ना सेल करने पे अप टू फेयर वैल्यू, अप टू फेयर वैल्यू से मान लो अगर आपने 95 लाख में आपने अगर बेचा है तो 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है, बट ये जो सेल प्राइस है ना वो अप टू फेयर वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 15 लाख का प्रॉफिट आप हाथों हाथ आप रिकॉर्ड कर सकते हो प्रॉफिट पीएल में। लेकिन ये अगर आपने सेल कर दिया है 105 लाख में ना, तो आपका 25 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। आप यहाँ क्या कर सकते हो, अप टू द फेयर वैल्यू मतलब 20 लाख तक का जो प्रॉफिट है ना वो तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो पीएल में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज्यादा जो 5 लाख रुपया हुआ है ना, इसको आपको डेफर करना पड़ेगा और अमोटाइज करना पड़ेगा ओवर लिस्ट में। ये 5 लाख आप हाथों हाथ बुक नहीं कर सकते हो पीएल में। क्लियर हुआ क्या? सर अगर लॉस हुआ तो पूरा बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस ये लॉस आपका फ्यूचर जो लीज पेमेंट होगा उसमें कॉम्पनसेट किया जाएगा। अगर कॉम्पनसेट होगा तो उसको भी हम लोग डेफर अमोटाइज हम लोग कर देंगे। क्लियर है क्या? चलो और देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। तो बोलते हैं यहाँ पर 80 लाख का यहाँ पर क्या था बताओ इनके पास, WDP। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर AS 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेल प्राइस जो है वो 100 लाख है, जो कि इक्वल टू द फेयर वैल्यू, अच्छा फेयर वैल्यू भी 100 लाख है और सेल प्राइस भी 100 लाख ही है, तो हम लोग 20 लाख का प्रॉफिट हम लोग पूरा पूरा बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, फिर बोलता है क्या, फेयर वैल्यू इज 120 लाख। अगर देखो फेयर वैल्यू 120 लाख है और बेच रहे हैं 100 लाख में ही, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोलते, मानेंगे हम लोग कि 100 लाख ही यहाँ पे सेल प्राइस है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 20 लाख का प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे हाथों हाथ। नेक्स्ट बोलता है फेयर वैल्यू जो है वो 90 लाख है और हम लोग का सेल प्राइस है 76 लाख, तो फेयर वैल्यू से ज्यादा छोड़ दो, पहले देखो यहाँ पर सही 76 लाख यहाँ पर हमारा क्या पता है यहाँ पर सेल प्राइस है। तो 4 लाख का नुकसान हुआ ना, ये 4 लाख का नुकसान पीएल ने बुक कर लेना अनटिल अनलेस आपको ये दिख रहा है कि ये हमारा फ्यूचर लीज सेमेंट में कॉम्पनसेशन इसका होने वाला है। ठीक है, फेयर वैल्यू इज रुपीज 80 लाख एंड सेल प्राइस इज 100 लाख। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, फेयर वैल्यू 80 लाख है, WDV भी 80 लाख है, मतलब फेयर वैल्यू के बराबर WDV है, 1 रुपये प्रॉफिट होगा उसका बुक नहीं कर सकते इमीडिएटली, आपको ये 20 लाख का प्रॉफिट डिफरेंट अमोटाइज करना ही पड़ेगा। फिर बोलता है फेयर वैल्यू 92 लाख है और बेचा गया है 100 लाख में। अब समझो अगर आप फेयर वैल्यू 92 लाख है और बेचा गया 100 लाख में, तो फेयर वैल्यू से ज्यादा पे कितना बेचा है, 8 लाख पे, तो ये 8 लाख डिफरेंट अमोटाइज होगा। लेकिन जो 12 लाख रुपया है ना, 80 लाख से 92 लाख तक जो 12 लाख रुपया, उसको आप इमीडिएटली पीएल में अभी का भी आप बुक कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, जो फेयर वैल्यू 70 लाख है और सेल प्राइस 78 लाख है, सबसे पहले चीज तो आप ये देखो, यहाँ पर 80 लाख था ना WDV, फेयर वैल्यू कितना है यहाँ पर 70 लाख, सबसे पहले 10 लाख रुपया आप बुक करो यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस। रिकवरेबल अमाउंट का चीज अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, मान लो अगर ये दिया हुआ आपको यहाँ पर, तो 10 लाख रुपया आपका यहाँ पर होगा इम्पेयरमेंट लॉस एज पर AS 28। जैसे ये इम्पेयरमेंट लॉस आप चार्ज कर दोगे, अब आपका एसेट घट के कितना हो जाएगा, 70 लाख रुपया। 70 लाख का WDV, 70 लाख का फेयर वैल्यू, अब अगर 1 रुपये प्रॉफिट अगर होता तो वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा अब यहाँ पर डिफरेंट अमोटाइज होगा वो, तो 8 लाख का प्रॉफिट भी का इसके हिसाब से, तो अब अगर ऐसे देखो तो अगर, तो ये 8 लाख का प्रॉफिट आपका डिफरेंट अमोटाइज होगा। इसके ऊपर लास्ट में आते हैं हम लोग, चलो आप पहले यहाँ तो देखते हैं क्या। देखो पहला दोनों केस में तो इमीडिएटली बुक कर लेगा पीएल में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा 20 लाख रुपया। ठीक है, सेकंड वाले में क्या होगा, यहाँ पर आपका 4 लाख का नुकसान बुक होगा, बस आप देख लेना यहाँ पर फ्यूचर लीज पेमेंट से कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा है ना, तो आप पूरा का पूरा बुक कर लो, अदरवाइज आपको डिफरेंट अमोटाइज करना पड़ेगा। लेकिन देखो जब आपका फेयर वैल्यू 80 लाख और सेल प्राइस 100 लाख है ना, तो अब आप 20 लाख का प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो, आपको डिफरेंट अमोटाइज ही करना पड़ेगा ओवर लीज पीरियड। और इस वाले केस में क्या हुआ था, 92 लाख वाले में 12 लाख का प्रॉफिट आप बुक कर लो इमीडिएटली पीएल में, बाकी 8 लाख आपको डिफरेंट अमोटाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर जब फेयर वैल्यू 70 लाख हो गया ना और सेल प्राइस 78 लाख, तो ऐसे केस में 10 लाख का इंपेयरमेंट लॉस पहले बुक होगा, है ना।
अब 70 लाख पे आ गया WDV, बिका है 78 पे, तो अब प्रॉफिट आ रहा, ये प्रॉफिट डिफरेंट अमोर्टाइज होगा क्योंकि ये पे वैल्यू से ज्यादा है। और इसमें पता है क्या होता है, अगर आपका ये फाइनेंस लीज वाला केस है ना, तो फिर छोड़ दो, क्या फेयर वैल्यू क्या कुछ भी प्रॉफिट लॉस यहाँ बुक नहीं हो सकता, पूरा का पूरा डिफरेंट अमोर्टाइज ही होगा। तो देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू मशीन था 95 लाख और सेल प्राइस था 100 लाख। तो जो सेल प्राइस यहाँ 100 लाख आपको दिख रहा है ना, क्या हो गया इसको? ये फाइनेंस लीज है ना, तो इससे केस में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी यहाँ पर होता है कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, सब कुछ हम लोग डिफरेंट अमोर्टाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो 20 लाख होगा ना वो डिफरेंट अमोर्टाइज होगा, 80 लाख का WDV था और जो हमारा कैरिंग अमाउंट होता है और जो हमारा सेल प्राइस, यहाँ पर जितना डिफरेंस जो आएगा वो सबका सब हमारा यहाँ पर क्या होगा बताओ, डिफरेंट अमोर्टाइज। इसमें आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ, इसको मैं रेक्टिफाई करवा के शेयर करता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इस बार कितना, इस बार शायद 7 मार्क का पूछा है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा गया है, उसमें पूरा मांगा गया था इनकम एक्सपेंडिचर, और साथ में यहाँ पर बैलेंस शीट भी सेम क्वेश्चन है, अमाउंट भी चेंज नहीं है। तो Q&A कंपाइलर में आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ RR क्लिनिक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ओपनिंग कैश बैलेंस है हमारे पास 56,000 का। डोनेशन रिसीव हुआ जिसमें से 50,000 तो बिल्डिंग फंड के लिए, तो ये आपको दिख रहा है स्पेसिफिक डोनेशन है, तो बाकी एज्यूम कर लेंगे, मान लो जनरल डोनेशन कुछ नहीं बोला तो यहाँ पर 1,55,000 है, तो बाकी 1,05,000 हमारा जनरल होगा मान लो। फिर बोलता है पेमेंट टू क्रिएटर फॉर मेडिसिन सप्लाई 2,10,000 है, तो हमें निकालना पड़ेगा कितना कंज्यूम हुआ, लास्ट में निकाल लेंगे उसको हम लोग। सैलरी है, परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, इसका डेप्रिसिएशन आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, ये तो आएगा नहीं। मेडिकल कैंप का कितना कलेक्शन हुआ वो बताया, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ वो बताया यहाँ पर। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हम लोगों को मिला है 9% पर एनम 63,000 रुपीज, ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू इनकम होता है। ऑनरेरियम में डॉक्टर, ये हमारा एक्सपेंडिचर में जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा। मेडिकल कैंप का एक्सपेंस देख लेते हैं कितना क्या होगा, 87,500 कलेक्शन हुआ है, एक्सपेंस 10,500 हुआ, नेट करके भी दिखा सकते हैं, अलग अलग भी दिखा सकते हैं। मिसलेनियस हमारे पास एक्सपेंस है 7,000 रुपया, ठीक है, आगे बढ़ते क्या दिया, बोलते सब्सक्रिप्शन ड्यू है। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 3,50,000। तो जो 3,50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव है, हमें निकालना है इनकम। इसमें तो पूरा का पूरा दिया होगा कितना इस साल मिला है, हमें क्या चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना इस साल का है, मिला या नहीं मिला मुझसे फर्क नहीं होता, कितना इस साल का है, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू है 10,500 लास्ट ईयर का, सबसे पहले वही मिला होगा, बट वो तो इस साल का है ही नहीं, तो उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा 10,500 को, ठीक है सर, हटा देंगे हम लोग। और जो इस साल का ड्यू है बट वो मिला ही नहीं है, वो इस साल का ड्यू बट वो मिला नहीं है तो इस साल का ही ना। अगर देखो मिला नहीं है तो रिसिपेंट उसको लिखा नहीं होगा, बट है तो उसी साल का, तो प्लस करो यहाँ पर 15,400, प्लस करो यहाँ पर 15,400, ठीक है सर। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अब देखो जो इस साल के एंड में जो एडवांस मिला वो तो आने वाले साल के लिए मिला होगा ना, 26 के लिए मिला होगा, 31/26 के लिए, तो वो तो हटा ही दो यहाँ से। और जो लास्ट ईयर एडवांस मिला था वो तो इस साल के लिए मिलेगा, सही माना ना। जो लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो तो इस साल के लिए मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग देखो अब इस साल वही इंसान तो पैसा देगा नहीं फिर से, अब सब बात है ना, वो लास्ट ईयर दे दिया था तो इस साल वापस वो दिया नहीं होगा, बट वो इस साल के लिए पहले ही दिया हुआ था, तो हम लोग का तो इस साल का है ना वो सब्सक्रिप्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो ये 3,50,000 -10,500 प्लस 15,400 प्लस 8,400 माइनस 4,900, ये 3,58,400 हमें दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो देखो अब यहाँ पर ये दिखाया गया होगा, ठीक ना। अब इसको आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो, इसको आप चाहो एलडीएसर कर सकते हो, यहाँ पर एलडीएसर के यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है सर। अकाउंट बनाया कैसे होगा, अकाउंट बनाए के और भी सिंपल है, जो जो बैलेंस है वो दिखा दो आप। जो ड्यू होता है वो आपका एसेट है, टू बैलेंस BD ओपनिंग, बाई बैलेंस CD क्लोजिंग। जो लाइबिलिटी है आपका बाई बैलेंस BD ओपनिंग और टू बैलेंस CD आपका क्लोजिंग हो गया। और जो मिला है, मिला का एंट्री क्या होगा बताओ यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन वाला दिखाओगे ना बाई बैंक, कितना अमाउंट है 3,50,000। अब आप कर लो, यही अमाउंट आएगा यहाँ पर 3,58,400 रुपये जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा।
अकाउंट अकाउंट बना के भी आप कर सकते हो। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हमारा तो हो गया। अब देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है यहाँ पर, और क्रेडिटर भी देखो आपको दिया होगा हमेशा जब भी यहाँ पर ऐसे दे रखा है, तो आपको निकालना है कितना यहाँ पर कंज्यूम होगा। ठीक है, सबसे पहले निकालो कितना परचेज हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहले क्रेडिटर था 63,000, तो ये हमारा लाइबिलिटी था ओपनिंग 63,000, और क्लोजिंग है यहाँ पर 91,000, है ना। हम लोग इस साल कितना पेमेंट किया इनको, यहाँ पर पेमेंट दिया हुआ देखो आप यहाँ पर 2,10,000 रुपया। तो आप क्या एंट्री करते हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 2,10,000 प्लस 91 माइनस 63, तो 2,38,000 इस साल का परचेज हुआ होगा मेडिसिन, बोलो हाँ कि ना। और देखो हमारे पास जो मेडिसिन था वो पहले था हमारे पास 70,000 का, इस साल 238 का परचेज हो गया है, और बोलता है बचा हुआ है 1,05,000। तो बता लो कितना कंज्यूम हो गया, 70 पहले से था, 238 परचेज हुआ, माइनस 1,05,000 खर्च हमारा बचा हुआ है, तो 2,03,000 तो हमारा कंज्यूम हुआ होगा ना। तो ये हमारा मेडिसिन कंज्यूम है जो हमें यहाँ पर दिखाना है। अब इसको भी आप एलडेस से कर सकते हो, यहाँ पर वो भी दिया हुआ है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन वाला काम तो हो गया। अब देखो मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास था 1,47,000 पहले, इस साल कितना परचेज करा इन्होंने, इस साल परचेज हुआ है यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट 1,05,000 का। तो देखो 1,47,000 प्लस 1,00,000 ये 5 आता है 2,52,000 रुपया। हमारे पास कितना बचा हुआ, 2,14,200, तो 37,800 का यहाँ पर क्या है बताओ, डेप्रिसिएशन। तो वो डेप्रिसिएशन भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो ये देखो कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन यहाँ पर आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग हमारे पास 350 था, 315 हो गया, इसका 35,000 का डेप्रिसिएशन, और देखो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसी पे तो 9% 63,000 रुपया हमें वहाँ पर मिला भी है। दैट्स इट। अब जो जो बाकी का आइटम था वो दिखा दो अभी आप। ओपनिंग कैश बैलेंस आएगा नहीं, डोनेशन हमारा 1,05,000 दिखा दो, सैलरी खर्चा दिखा दो, मेडिकल इक्विपमेंट डायरेक्ट तो आएगा, डेप्सन उसका आ गया, मेडिकल कैंप का कलेक्शन रेस्पेक्टिव एक्सपेंस भी उसका दिखा दो, और बाकी जो दे रखा है यहाँ पर वो सब दिखाना हम लोग को, बस काम हो जाएगा, है ना। तो डोनेशन 1,05,000, ये इंटरेस्ट कलेक्शन इतना हुआ, ये एक्सपेंस, आप चाहो तो कलेक्शन पूरा दिखा दो यहाँ पर, और एक्सपेंस इस साइड दिखा दो, वो भी चलेगा। डन ना। बाकी ये आपका सरप्लस आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था पहले भी। अगर मैं बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर कितना मार्क का है, 7 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पेपर को लेने, क्योंकि ये 7 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनता है, 10 मार्क मिनिमम पूछना चाहिए था इसको। ये क्वेश्चन पहले दिसंबर 21 में आ रखा है 12 मार्क्स का, और उस समय अकाउंट मांगा भी नहीं था, उसमें तो बस यहाँ पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमसे मांगा था। सेम क्वेश्चन है, अगेन मैं बताऊं डेटा एकदम सेम है, दिसंबर 21 में 12 मार्क का शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मार्क्स मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, 12 या 14 कुछ भी होगा, जहां तक मुझे याद है 12 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में दिसंबर 21 में। और सेम क्वेश्चन डेटा भी चेंज होता है। अगर मैंने इसलिए आपको 12 बोला ना, अगर आपने Q&A कंपाइलर ढंग से प्रैक्टिस किया है ना अगर, तो आपको बहुत आसान लगा होगा पेपर। हाँ बट लेंदी तो था। अब इसी क्वेश्चन में गलती देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, और पढ़ते हैं यहाँ पर। चंदना एंटरप्राइजेस मेंटेन their books of accounts under single entry system. The balance sheet as on 31st March 2025 was as follows. यहाँ पर अगर देखो क्या दिया यहाँ पर, the following was the summary of cash and bank book for the year ended 31st March 2025। मतलब यही हमारा क्लोजिंग डेट है। तो क्या ये क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये जो है ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो यहां पर डेट होना चाहिए था 31st March 2024, ठीक है। और देखो हमसे मांगा क्या है यहाँ पर, हम लोगों से यहाँ पर हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है 31st March 2025 का, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो भाई क्यों मांग रहा बैलेंस शीट तब फिर, जब दे ही दिया तो, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, ये गलत डेट है। अब देखो ये हम लोग को पता है, बीइंग अ टीचर पढ़ा रहे ये सब क्वेश्चन हम लोग करवा रहे, तो हमें पता है ये सब चीज, ठीक है। जो बच्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया चलो उसको ही पता है, लेकिन नॉर्मली जितना भी प्रैक्टिस किया हो उस समय एग्जाम में देखकर थोड़ा दिक्कत हुआ होगा बच्चों को, उसमें कंफ्यूजन आया होगा। तो हमारा तो यही अपील है इंस्टीट्यूट से, भाई इस क्वेश्चन में एटलीस्ट मार्क्स बच्चों को दिया जाए, है ना। कि अगर गलती है और आपको लगा सर ये तो डेट तो बस गलत है, एक यहाँ पर एक छोटा डेट का गलती से बहुत दिक्कत आ सकता है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ये मान करके ये हमारा 31st March 2024 है।
तो देखो हमारे पास ओपनिंग यहाँ पर कैपिटल दे दिया, ट्रेड क्रेडिटर्स दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बाकी एसेट्स दिया हुआ है। इससे ये पता चल गया हम लोग, चलो ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं बनाना इस क्वेश्चन में, ठीक है। The following was the summary of cash and bank book for the ended 31st March 2025. Cash in hand and at bank on 1st April 2024 1,20,000। कैश सेल है 1,10,70,000 रुपया। रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर्स 27,75,000 रुपया। पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स 1,24,000 1,24,83,000 रुपया। सन्ड्री एक्सपेंस जो पेमेंट हुआ है वो है 9,31,050 रुपीज। ड्रॉइंग से 3,60,000 और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है सर। बोलता है डिस्काउंट अलाउड, एडिशनल इन्फो क्या बोलता है, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर इतना इतना है। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 है विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्री एक्सपेंस, मतलब इसी में इंक्लूडेड है, बात ध्यान सुनना, इसी में इंक्लूडेड है ना, ओके सर। पेड एवरी ईयर ऑन 1st August फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। अब देखो अगर हम लोग एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं हर साल को 1 अगस्त के दिन, है ना, तो मान लो ये हमारा 1/4/24 है, ये 31/3/25, तो हम लोग इस साल भी 1 अगस्त को पे करेंगे, 1/8/24 को, है ना, जो एक्सपायर कहाँ होगा 31 जुलाई 25 को। हमारा ईयर एंड कहाँ होगा 31 मार्च 25 को। तो ये 4 महीना है, ये 4 महीना हमारा प्रीपेड हो गया। तो ये 9,000 रुपया इंटू 4/12, ये 3,000 रुपया हमारा प्रीपेड है। तो ये तो हर साल होता है, लास्ट ईयर भी प्रीपेड होगा इसका मतलब। तो जो लास्ट ईयर का प्रीपेड था वो इस साल का खर्चा है, और जिस साल का प्रीपेड है वो आने वाले साल का खर्चा है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर देखो यहाँ पर आपको प्रीपेड मिला होगा, देख लो 3,000 रुपया, तो ये 3,000 रुपया जो है ये ऐड होगा और ये 3,000 आपका यहाँ पर लेस होगा। तो अल्टीमेटली आंसर को चेंज नहीं हो जाएगा आपका यहाँ पर, लेकिन हाँ बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा 3,000 का प्रीपेड। क्लियर है क्या, ठीक है सर। फर्नीचर फिक्सचर वर सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन ऑफ 15% per annum on diminishing balance method, ठीक है। The following are the balance as on 31st March 2025, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेड डेटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 10% ऑन सेल इज मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। अपने को मांग रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड इतना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से ना, अगर देखो अगर मैं आपको ट्रेडिंग यहाँ पर बनाना यहाँ पर चाहूँ, क्या क्या देखो यहाँ पर दिया हुआ है अपने पास, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा अपने को 9,15,000 का, ठीक है सर, मिल जाएगा 9,15,000 ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ 9,75,000, हाँ सर ये भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप सेल्स में आपको 2 सेल आएगा, एक कैश और दूसरा क्रेडिट सेल। चलो कैश सेल तो यहाँ पे दिया हुआ है 1,10,70,000 रुपया। व्हाट अबाउट क्रेडिट सेल, तो आप डेटर अकाउंट बना लो। डेटर अकाउंट में क्या बताओगे आप यहाँ पर, आप ओपनिंग डेटर कितना है देखो 3,12,000 रुपया, ये हो गया आपका टू बैलेंस बीडी, ये हो गया आपका टू बैलेंस बीडी। आपको क्लोजिंग डेटर भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 3,43,000, ठीक है सर। इसका डिस्काउंट अलाउड आपको यहाँ बताया हुआ था क्वेश्चन में, डिस्काउंट अलाउड कितना क्या है, डिस्काउंट अलाउ हुआ है 54,000, ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ है 54,000 और डेटर से मिला है 27,75,000, तो ठीक है सर, हो गया ना सब। अब निकाल लो आप बैलेंसिंग फिगर सेल, 54,000 प्लस 27,75,000 प्लस 3,43,000 माइनस 3,12,000, ये आ रहा 28,60,000 का क्रेडिट सेल। टोटल आ रहा है ये 1,39,30,000। अब इसी का 10% जीपी है, क्वेश्चन ने बताया हुआ है 13,93,000। बाकी निकाल लो, बाकी परचेज होगा बैलेंसिंग फिगर, कितना आसान देख रहे हो आप। तो 1,39,30,000 प्लस 9,75,000 माइनस 9,15,000 माइनस 13,93,000, तो यहाँ पर आ रहा है 1,25,97,000 रुपया का ट्रेडिंग में आप लोग का परचेज। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा आसान था ये चीज़। ये हम लोग का निकल गया यहाँ तक, और ये किससे है, ये हमारा यहाँ पर डेटर अकाउंट से सेल निकल गया। क्लियर है ये चीज़, ओके सर। अब देखो जैसे आपका डेटर अकाउंट सेल आपका निकल गया, ठीक है ना, अब आप यहाँ पर पीएल में आओगे वही जीपी लेके, 13,93,000 आपका जीपी है, उसमें क्या क्या दिखाओगे आप, उसमें सन्ड्री एक्सपेंस दिखाओगे 9,31,050 प्लस 3,000 माइनस 3,000, वही अमाउंट आ जाएगा। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो इस साल का है
वो तो पे नहीं हुआ अभी तक, बट है तो इस साल का खर्चा, आपको ऐड करना पड़ेगा। और जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सबसे पहले वही पे हुआ होगा, और वो हम लोगों का खर्चा है नहीं इस साल का, इसको लेस करना होगा। ये करके जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग को दिखाना है एक्सपेंस में, तो देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग इस साल का उसको हम लोग को ऐड करना, लास्ट ईयर लेस करना है। और इसमें तो 3 ऐड और 3 लेस कर देना, तो कितना हमारा ये आ रहा 9,18,750। ये एक्सपेंस आप यहाँ पर दिखा दो, है ना। डिस्काउंट अलाउड आपको क्वेश्चन ने बताया हुआ है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट पे क्वेश्चन ने बताया हुआ है, ये दोनों यहाँ पर दिख जाएगा। और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बताया था अपने को 15% है ऑन, 15% है ऑन फर्नीचर फिक्सचर। फर्नीचर फिक्सचर कितना अपने पास, फर्नीचर फिक्सचर अपने पास है 1,50,000 का, उसका 15% कितना आता है 22,500 रुपया। ये भी आप यहाँ पर दिखा दो। जैसे आप यहाँ दिखा दोगे आपका मिल गया नेट प्रॉफिट। कैपिटल ओपनिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल गया। ड्राइंग भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्वेश्चन आपको मेंशन किया हुआ था। फिर फिक्स एसेट में से डेप्थ आप लेस करो, ये आ गया। स्टॉक और डेटर का बैलेंस दिया हुआ है, और प्रीपेड हम लोग निकाले 3 और इसका बैलेंस दिया हुआ है। नहीं था सब कुछ, बस क्रेडिटर अकाउंट बनाना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। अब दो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस पता है क्या, हाँ सर पता है, 7,57,500, तो बाई बैलेंस बीडी। परचेस पता है क्या सर, यस हम लोग परचेस हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से ना, 1,25,97,000। सर इसमें से तो हो सकता है कुछ कैश परचेस हो, है ना, इतना मारूंगा ना अभी। अगर कैश परचेस होता ना बेटा, तो यहाँ पर कैश एंड बैंक बुक में दिया होता, ठीक है ना। अगर कुछ होता तो पेमेंट में आता है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये आ गया आपके पास। उसका डिस्काउंट रिसीव का डेटा है क्या, हाँ सर डिस्काउंट रिसीव हमें हुआ है, उसका डेटा हमारे पास है। देख लो कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट रिसीव हमारे पास जो है यहाँ पर वो है 54 और 42,500, तो ये 42,500 है। हमने कितना पेमेंट किया क्रिएटर को वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, 1,24,83,000। अब देख लो जो बचा वो आपका बैलेंस है 757,500 प्लस 1,25,97,000 माइनस 42,500 माइनस 1,24,83,000, यार 8,29,000 का बैलेंस शीट ही, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट। इजी है क्या, हाँ सर आसान तो है। अब देखो ये मैंने बताया ना आपको आसान था, बट ये लेंदी था, ये 7 मार्क का नहीं होना चाहिए था। चलो आ जाओ नेक्स्ट। फिर से बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन से क्वेश्चन आया था इस बार, देखते क्या बोलते हैं यहाँ पर। द बैलेंस शीट ऑफ अमित भूषण एंड चरण हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 3:2:1 रेस्पेक्टिवली एज ऑन 1/4/24 इज एज फॉलोस। कैपिटल अकाउंट है तीनों का, करेंट अकाउंट है यहाँ पर भूषण का, ठीक है, और क्रेडिटर इतने 1,20,000। फिर यहाँ देखो मशीनरी फर्नीचर डेटर में ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ है 4,000 रुपये का। फिर स्टॉक है, कैश और करंट अकाउंट चरण का है, मतलब यहाँ पर अमित का कोई करंट अकाउंट नहीं है, पर भूषण और चरण का है। भूषण का क्रेडिट बैलेंस है और चरण का डेबिट बैलेंस है। दीप जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया है, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इक्वल। तो अब देखो जो ये 1/5 देव ले लेगा, तो बचा कितना 4/5, उसका सबको ही 1/3 करके ले लेगा, सबको 1/3 करके यहाँ पर 4/5 का ले लेगा, ठीक है। दीप जो वो 1,50,000 लाएगा एज कैपिटल, बट इट इज अनेबल टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे इससे अकाउंट से करंट अकाउंट ट्रांसफर कर, देखा जाएगा कैसे क्या होगा। गुडविल जो वैल्यू हुआ है वो हुआ है 60,000 रुपया, तो 60,000 का 1/5, इसका हिस्सा बनता है 12,000 रुपया। ये फॉर्म का गुडविल है, तो इसका हिस्सा बनता है 12,000 जो ये नहीं लेकर आया है, ठीक है। देखा जाएगा इसके बारे में क्या करना है। एसेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। तो मशीनरी है 2,16,000, तो मशीनरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1,50,000, तो 66 का तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर 1,28,000 है, और यहाँ पे 1,50,000 है, तो 22 का नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% बनाना है डेटर पे, देखो हमारे पास है कितना, हमारे पास डेटर है 80,000 रुपये, 76 मत बोल देना, 80,000 यहाँ पर है। 80 पे कितना होगा 10%, 8,000, 4,000 ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है, 4,000 और निकालना पड़ेगा। तो अभी तक देखो अगर आप, तो कितना हो गया रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस, तो ये 22,4/26 और ये 66, तो 40,000 रुपया का तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट हमें दिख रहा है, ठीक है।
नेसेसरी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन, उसको हमें करना है करंट अकाउंट के थ्रू। इसका मतलब हम लोग को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है सब चीज, ठीक है सर कर देंगे। It is decided that the revalued figure of assets, including goodwill and liabilities, will not be appear in the balance sheet of the new firm। मतलब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन वाला बात बोल दिया कि आपको यहाँ पर बस ये 40,000 का इफेक्ट डाल देना है, आपको बस 40,000 का इफेक्ट यहाँ पर डाल देना है, बट आपको यहाँ पर कुछ भी एसेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज आपको नहीं करना है। तो ठीक है, जो जो पार्टनर गेन कर रहा है उन लोग के हिस्सा से निकाल कर जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम लोग बांट देंगे 40,000 रुपया, देखा जाएगा। But the capital account of old partners in the new firm should be proportionate to the new profit and loss sharing ratio. Taking Dave's capital as base, existing partner will not bring cash for future capital। अब कैसे क्या है ये देखे जाएगा अभी। Necessary adjustment are to be made through the partners current account बोल ही दिया है। Prepare partners capital and current account and balance sheet of the new firm after admission। अब देखो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज है ना वो तो सब कुछ ये सब सेम जाएगा, जो क्रिएटर है वो एज इट इज जाएगा, मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक ये सब कुछ सेम जाएगा। चेंज क्या होता है इसमें, कैपिटल करेंट अकाउंट और कैश बैंक बैलेंस, और कुछ चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिसाइड किया रिवैल्यू नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जो गुडविल का एडजस्टमेंट है और जो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जो हमारा प्रॉफिट जो 40 है उसका एडजस्टमेंट है, उसको हमें करना पड़ेगा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के रेशियो के हिसाब से। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा यहाँ पर, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो न्यू रेशियो कैसे होगा, देखो यहाँ पर हम लोग तो ये बोल देंगे कि 4/5 जो हमारा रिमेनिंग जो हिस्सा है उसी को सबको ही 1/3 करके ले लेगा। तो 4/15 4/15 4/15 और इसका हम लोग दोनों मिलाने के लिए 3/15 ये यहाँ पर कर दिए। तो अब जो न्यू रेशियो 4:4:4:3 है, देख लो आप तीनों में इक्वल हो गया है ना, इन तीनों में इक्वल हो गया। अब निकाल लो आप कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो ओल्ड था अमित का वो कितना था 3/6 था, 3:2:1 था ना, 3/6 था, और अब उसको मिल रहा है 4/15, तो उसका आ रहा है यहाँ पर सेक्रीफाइस 7/30। वैसे ही भूषण का आ रहा है 2/30 सेक्रीफाइस, और चरण का यहाँ पर गेन आ रहा है, ये देखो माइनस में है ना, सेक्रीफाइसिंग हम लोग क्यों माइनस में आ गया वो तो यहाँ पर वो गेन आ रहा है, ठीक है, कितना 3/30, तो पक्का 6/30 वो गेन कर रहा होगा, है ना, पक्का वो 6/30 वो गेन कर रहा होगा। आप देख लो यहाँ पर देखो 3/15 ना, तो 3/15 इंटू ये मिलाना पड़ेगा ना इसको, तो 6/30, तो इसका मतलब टोटल 9/30 हिस्सा का टोटल सेक्रीफाइस एंड टोटल गेन हो रहा है, जिसमें से 7/30 हिस्सा अमित सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/30 हिस्सा भूषण सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहाँ पर गेन कर रहा है चरण 3/30 और 6/30 कर रहे हैं पर देव। बस ये समझ में लोग को आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर निकाला हुआ 40,000 रुपया। अब एक काम करो आप कैपिटल और करंट अकाउंट अब इजीली बनाना स्टार्ट करो आप, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपने दिखा दिया, आपने करंट अकाउंट का बैलेंस आपने दिखा दिया, हो गया काम खत्म। अब जो वो हमारा गुडविल था और जो हमारा यहाँ पर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था उसका हम लोग को इफेक्ट डालना है, ठीक है। अब जो गुडविल कितना था 60,000, 60,000 का टोटल 9/30 इसको मिलेगा, इन लोग को दोनों को इतना इतना और इन लोग के अकाउंट से इतना इतना निकलेगा। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट हमारा हुआ था इन दोनों को 40,000 में से इतना इतना मिलेगा और इन दोनों का यहाँ पर निकलेगा, है ना, यहाँ से ये निकल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अब ये सब होने के बाद हमें ये दिखा है कि जो यहाँ पर डी था ना देव, वो 1,50,000 रुपया वो लेकर आया था। अब इसी के कैपिटल को बेस रख के सबका हिस्सा होना चाहिए, तब आप समझो 4:4:4 बाई कितना आया था इसका नए वाले का 3 आया था क्या, यस 3, तो ये 3, तो आप समझो ये 1.5 लाख जो है ना वो कितना के लिए है, वो 1.5 लाख रुपया 3/15 के लिए था। तो रिवर्स का तो पूरे फॉर्म का आ जाएगा, तो पूरे फॉर्म का कितना आ रहा है, पूरे फॉर्म का आ रहा है 7.5 लाख। तो 7.5 लाख रुपया जो है जिसमें से 1.5 लाख तो इसी का था, तो बाकी 6 लाख जो होगा उन तीनों का रेशियो में होगा 1:1:1 कर लो आप उसी हिसाब में, तो वैसे ही बांटो अगर तो इतना रहना चाहिए। अब जिसका जितना कम रहेगा वो घर से पैसा लेकर आता है, बट इस केस में बोल रहा है पैसा घर से लेकर नहीं आएगा, इन लोगों के करंट अकाउंट से निकालना है। तो ठीक है, इन लोग करंट अकाउंट से ही निकालो, तो अभी करके फिलहाल यहाँ पर दिखा दो आप। अब जो करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है इन दोनों को आप यहाँ पर दिखाओ, है ना, जिसका जितना इतना आ रहा है
दैट्स इट। और कैश में क्या होगा, कैश जो पहले हमारा था उसमें 1,50,000 और ऐड हो जाएगा, तो 20 पहले था इतना ऐड हुआ तो बस आ जाएगा बैलेंस शीट हमारा यहाँ पर। तो बस यहाँ पर कैपिटल करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट ही करना, मेनली दो एडजस्टमेंट था वो, एक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना, और उसके बाद रिवैल्यूएशन और गुडविल, बस इतना कर दिए तो काम आपका, बाकी सब कुछ आसान था यहाँ पर। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड prepare Patna branch account in the books of Mumbai HO assuming that the sale at branch are on cash basis। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच में 30,000 का, गुड्स सेंट है 90,000 का, 1,20,000 का सेल हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ ब्रांच में सैलरी और अदर एक्सपेंस 10 और 4,000 का। क्लोजिंग स्टॉक निकाल नहीं पाया ये लोग, बट बोलता है क्या कि ब्रांच जो यूजुअली सेल करता है ना वो कॉस्ट प्लस 20% पे करता है, कॉस्ट प्लस 20% पे करता है। ठीक है, ब्रांच मैनेजर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, कर देंगे इसको हम लोग। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है सर, कैसे आएगा वो, ध्यान दो यहाँ पर। देखो 30,000 का ओपनिंग स्टॉक था, है ना, और 90,000 का हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा ही गुड सेंट है, ये 90,000 हो गया। और अगर देखो 30 और 90 ये अपने पास अगर दिख गया तो 1,20,000, 1,20,000 रुपया क्या है बताओ ना यहाँ पर, यहाँ पर 1,20,000 जो है वो सेल है, 1,20,000 अगर इसका सेल है तो देखो दो तरीका निकालने का, एक तो डायरेक्ट आप 1,20,000 लिख कर जितना वो प्रॉफिट करता है उसको आप दिखा दो यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट जैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, मतलब जो अपरेंट सरप्लस जो हमारा होता है। अब देखो कॉस्ट पे बोला है 20%, मतलब कॉस्ट पे 1/5, तो सेल पे कितना होगा 1/6, तो यहाँ पर हो गया 20,000 रुपया। तो 30, 90, 1,20,000 और 20, 1,40,000 माइनस 1,20,000, ये 20,000 रुपया हमारा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होगा। या फिर ऐसे देख लो 30, 90, 1,20,000 हो गया, और 1,20,000 में तो 20 का प्रॉफिट है, तो लाख रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा यहाँ पर सेल हुआ है, तो माइनस लाख का हटा दो, तो ये 20,000 हमारा हो गया यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। एक बार क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, बाकी चीज सब आराम से आप निकाल सकते हो यहाँ पर अब, है ना। आप दिखाओगे यहाँ पर ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक 30,000 का, टू गुड सेंट 90,000 का, टू एक्सपेंसेस जितना हमारे यहाँ पर हुआ, टू कैश सेंट जो है हमारा बस सैलरी और अदर एक्सपेंस ये दिखा दोगे। और बाई में हमें क्या दिखाना है यहाँ पर क्रेडिट साइड में, इनका जो रेमिटेंस हुआ सेल के नाम पे ये 1,20,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो, अब जो आ रहा प्रॉफिट उससे 5% का कमीशन आप दे दो यहाँ पर मैनेजर को, है ना। तो कैसे क्या होगा, पहले तो आपने स्टॉक निकाला, पहले इस तरह से निकालो या फिर जैसे मैंने बताया एडजस्ट करके वैसे निकाल लो, चलेगा। यहाँ पर दिखा दिया हमने स्टॉक बैलेंस बीडी, फिर ये हम लोगों ने यहाँ पर गुड सेंट दिखाया, फिर कितना कितना कैश सेंट जो हुआ था ये हमने दिखा दिया, रेमिटेंस इतना हुआ, और ये हमारा 20,000 का। अब सब कुछ करके हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था, मान लो 6,000 रुपया दिख रहा था प्रॉफिट, उसका 5% यहाँ पर कमीशन आएगा, है ना। बिफोर चार्जिंग डायरेक्ट 5%, आफ्टर चार्जिंग होता है क्या करते हम लोग 5/105, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था, बाकी हमारा नेट प्रॉफिट जो जनरल पीएल में जाएगा हमारा ब्रांच नेट प्रॉफिट यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये एक आसान क्वेश्चन 7 मार्क का था यहाँ पर, ठीक ना, जो कम टाइम में आपका हो जाता। A fire occurred in the premises of Mrs. Bright on 25th May of 2024. As a result of fire, sales were adversely affected up to 30th September 2024. The firm had taken a loss of profit policy with an average clause for rupees 3,50,000, having indemnity period of 5 months. ठीक है, there is an upward trend of 10% in sale, मतलब हर साल हमारा सेल जो है 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। The firm incurred an additional expenditure of rupees 30,000 to maintain the sale, तो सेल को मेंटेन करने के लिए एडिशनल खर्चा इन्होंने करा 30,000 का। तो देखो एक तो लॉस जो हुआ है प्रॉफिट का वो तो मिलेगा ही साथ इनको ये एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम भी मिलता है, बट वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, लोअर ऑफ 3 वो मिलेगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं तो आगे हम लोग, देयर वाज अ सेविंग ऑफ 5,000 इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। क्या क्या हुआ है बोलता है, एक्चुअल टर्नओवर जो हमारा हुआ यहाँ पर वो हुआ 25 मई 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक, ये हमारा एक्चुअल टर्नओवर है 1,75,000। बट सेम अगर हम देखें लास्ट ईयर 25 मई 2023 से अगर देखो हम लोग सेम पीरियड, ये आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है जो कि 6 लाख रुपया था। अब आप समझो 6 लाख का स्टैंडर्ड टर्नओवर था, पर हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट भी तो करना है ट्रेंड, ठीक है, तो 60,000 रुपया 10% ये बढ़ जाएगा 6,60,000, जिसमें से 1,75,000 हम लोग को घटाना भी तो होगा,
एक्चुअल सेल। तो ये हमारा 6,60,000 माइनस 1,75,000, ये हो गया 4,85,000 का हमारा यहाँ पर शॉर्ट सेल। ठीक है सर। नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर का 2 लाख रुपया, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 1,75,000 रुपया। तो डिवाइड बाय सेल हम लोग निकाल लेते हैं ना, जीपी रेशियो। तो टर्नओवर देखो, अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वो था 15 लाख रुपया, तो 3,75,000 डिवाइड बाय 15 लाख, यह है 25%। ठीक ना। अब देखो बता रहा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना यहाँ पर 3 लाख रुपया था, मतलब मैं बोल दूं क्या कि बाकी 1,25,000 का स्टैंडिंग चार्जेस है वो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। ठीक है ना। और टर्नओवर फॉर 1 ईयर फ्रॉम 25th में 2023 टू 24th में 2024, मतलब जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर। तो समझ में आ रहा है क्या है, ये आपका एनुअल टर्नओवर है जो कि एडजस्ट होगा अभी 10% से, तो 14 लाख प्लस 1,40,000, 15,40,000 हो जाएगा ये, है ना। चलो आओ देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर। पहले हम लोगों ने शॉर्ट सेल निकाल लिया 4,85,000, फिर 25% का निकाल लिया हम लोगों ने, क्या बताओ यहाँ पर अपने पास जीपी रेशियो। तो शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, ये तो एक हम लोग क्लेम करेंगे ही, साथ में हम लोग करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर क्लेम। वो होता है लोअर ऑफ 3। एक तो होता है एक्चुअल खर्चा जितना आपने यहाँ पर करा है, और दूसरा कैसे क्या बताते हैं, देखो हम लोग बोलते हैं देखो तो आपने 30,000 खर्च करा ना, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आप पहले बताओ आपका जीपी ऑन एएटी कितना आ रहा है। तो जीपी ऑन एएटी मतलब एडजस्टेड एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। तो आपका जो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर था ना वो था यहाँ पर 15,40,000, उसके ऊपर जीपी रेट अगर लगाओगे कितना आएगा 3,85,000। ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं यहाँ पर, हम लोग दिखा दिए हम लोग इंटू 3,85,000, बट 3,85,000, बट यहाँ पर क्या सारा आपका इंश्योर्ड है क्या, नहीं सर। तो डिवाइड बाई जीपी ऑन एटी प्लस यूआईएससी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अब इतना करके जो आएगा ये 22,871, ये मैं दिखाना यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग दिखते हैं पता है कि समझो अगर मान लो ये खर्चा हुआ ही नहीं होता, समझो ये खर्चा अगर नहीं होता, ये खर्चा अगर नहीं होता तो हम लोग मान रहे ये सेल होता ही नहीं, ये सेल होता ही नहीं, तो पूरा कितना देना पड़ जाता, पूरा कितना देना पड़ जाता हम लोग को 6,60,000। अगर सेल नहीं होता पूरा पूरा शॉर्ट सेल, उसका 25% कितना है 6,60,000 इंटू 25%, 1,65,000 रुपया। अच्छा, इसका मतलब अभी जो आ रहा है 1,21,250, मतलब इन्होंने तो हमारा यहाँ पर लॉस बचाया है। तो आपको देखना होता है कितना ये जो टर्नओवर है ना एडिशनल एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ है। जो कुछ अगर सब में नहीं बताया तो आप मानना पूरा का पूरा जो यहाँ पर टर्नओवर हुआ है एक्चुअली पूरा पूरा एडिशनल की वजह से हुआ है। तो 1,75,000 इंटू 30% कितना आ रहा है, इंटू 30% कितना आ रहा है, इतना अमाउंट। तो जो लोअर है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इन सब के बाद हमारा सेविंग हुआ स्टैंडिंग चार्जेस में, ये तो लगा नहीं है इस साल, तो ये हटा दो, टोटल ये हमारा नुकसान हुआ है। अब क्लेम कितना मिलेगा, अब देखो आपका ये नुकसान तो हुआ है बट यहाँ पर एवरेज क्लॉज है। आपने पॉलिसी लिया है 3.5 लाख का, जबकि आपका जीपी ऑन एटी कितना है 3,85,000। ठीक है, आप मतलब मोरलेस आप ठीक ही था, आपने यहाँ पर करा रखा है इंश्योरेंस, मैंने इंश्योरेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3,50,000 डिवाइड बाई 3,85,000 इंटू दिस अमाउंट, तो ये आप लोग क्लेम यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है, बढ़ेगा आगे। यस सर। चलो देखो यहाँ पर 7 का ए, ये AS10 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सीए इंटर का स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है एकदम। यहाँ पर सब कुछ सेम है, जितना फिगर दिख रहा है आपको सब कुछ यहाँ पर सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन सीए इंटर नवंबर 18 में 5 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ यहाँ पर, इवन नाम तक चेंज नहीं किया हुआ है, न्यू एंटरप्राइज भी वहीं पर भी है वहां पर, है ना। देखना वहां पर बोलता अल्फा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन वन ऑफ इट्स 3 months डिपार्टमेंट इन 3 months टाइम। इसके लिए स्पेशल फाउंडेशन चाहिए होगा अपने को, है ना, फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। 3 महीना बनेगा ये। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन एंड लाइंग फाउंडेशन जो है ना वो 1,40,000 रुपया, तो ये हम लोग को ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मशीन में। These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose at the rate 45,000 per month। तो into 3 मतलब 1,35,000 रुपया, 3 महीना था ना, ये भूलना मत, 3 महीना, ठीक है ना। तो 45,000 पर मंथ इंटू 3, 1,35,000 रुपया उसको पे करना होगा हम लोग को, है ना, हमने पे किया होगा।
द मशीन वॉज परचेज एट ₹1,58,00,000, ये हम लोग यहाँ पर काउंट कर लेंगे, यहाँ पर ये ले लेंगे पूरा, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगा वो भी हम लोग को इसी में ऐड करना होता है। इसके साथ साथ जो आर्किटेक्ट अपॉइंट हुआ था वो 30,000 रुपया का वहां पर सुपरवाइजर चार्जेस, यहाँ पर सुपरवाइजर चार्जेस यहाँ पर चार्ज किया, चलो मान लो हम लोग यहाँ पर, तो ठीक है, वो आर्किटेक्ट जो चार्ज किया प्रोफेशनल फी, वो भी हम लोग काउंट करेंगे। इसमें सबको हम लोग को ऐड करना बोलता है, असर्टेन करना है अमाउंट एट विच द मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पर IAS 10, तो भैया सबका सब यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये इतना अमाउंट आ रहा, और कुछ नहीं। डन क्या? चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 वाला, यहाँ पर रीमॉडलिंग है, देखो क्या होता है यहाँ पर, बोलता नियॉन एंटरप्राइज ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स located in different cities. The company has acquired a new restaurant located at Chandigarh. The new restaurant requires significant renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for 3 months, during which the restaurant will be closed. Management has prepared the following budget for this period. तो उस समय इन लोग को सैलरी देना होगा स्टाफ को जो कि इंगेज रहेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट बिफोर इट्स ओपनिंग, वो होगा 7,50,000, और कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट जो होगा वो होगा 30,00,000 रुपया। आपसे पूछा है यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा इन दोनों एक्सपेंडिचर का, तो देखो ये जो खर्चा है ना ये वाला, ये तो हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, बट ये जो 7,50,000 है ना, ये तो ये खर्चा तब भी लगता अगर रिमॉडलिंग नहीं होता तो भी, क्योंकि यही सब हमारा यहाँ पर स्टाफ है, यही सब इनका सैलरी पे करना ही पड़ता हम लोग को। तो जो होता ना हमारा वहां पर कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, उसके अंडर ये वाला खर्चा नहीं आता है, बट ये आएगा, हाँ, अगर ये एडिशनल इंप्लॉइज अगर आते उसी के लिए सिर्फ तो अलग बात था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। और देखते हैं, as per provision of IAS 10, any cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it capable of being operation in a manner intended by the management are called directly attributable cost and would be included in the cost of an item of PPE. Management of Neon Enterprise should capitalize the cost of construction and remodeling the restaurant because they are necessary to bring the restaurant to the condition necessary for it capable of being operating in the manner intended by the management. The restaurant cannot open without incurring the construction and remodeling cost of ₹30 lakh. But, however, the cost of salary and staff engaged in the preparation of restaurant 7.5 lakh जो आपको दिख रहा है पर before its opening are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the restaurant was open. अगर ओपन रहता तो वो खर्च होता ही, and these costs are not necessary to bring the restaurant to the condition necessary for it capable of being operating in the manner intended by the management. Hence इसको हम लोग को PL में डालना पड़ेगा, एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? उन्होंने समझा है क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये हमारा AS16 का क्वेश्चन है। AS16 का 2 क्वेश्चन मिलाकर 7 मार्क का पूछा गया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा डेटा यहाँ पे चेंज हुआ, जो हमने AS मैथन में ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है ना। राज एंड कंपनी हैज टेकन अ लोन ऑफ $20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। तो आप देखो यहाँ पर जो $20,000 है उस पर 6%, तो $1,200 का हम लोग को इंटरेस्ट पे करना होगा, है ना, पेबल एनुअली। On the day of taking the loan, the exchange rate between the currencies was ₹48 per dollar. तो आप समझो अगर यही लोन हम लोग इंडिया में लेते ना, पता हम लोग कितना मिलता, इन हैंड कितना आता हमारा 20,000 इंटू 48, ये 9,60,000 का लोन हमारा बनता। तो सर फिर लोन बाहर से क्यों लेता है? लोन बाहर से इसलिए लिया जाता है ताकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वहाँ पर कम लगता है। बट ध्यान देना, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ कम लग रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नाम का यहाँ पर आपको एक खर्च नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपका एक लाइबिलिटी भी तो बढ़ता है ना, क्योंकि आपको आगे चल के $20,000 चुकाना है और दिन पर दिन डॉलर का रेट तो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डॉलर का रेट कितना कितना बढ़ रहा है। तो आप समझो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर अब बोल रहे एक्सचेंज रेट एट द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वाज ₹50 पर डॉलर। अब आप समझो क्या हुआ यहाँ पर, तो इनको ये $1,200 ईयर एंड पे देंगे, 50 के पड़ जाएगा इंटू 50, 60,000 का तो खाली इनको इंटरेस्ट पड़ा इन INR, खाली इंटरेस्ट पड़ गया। बट साथ ही साथ देखो ₹2 करके लाइबिलिटी भी तो बढ़ गया है, तो
तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया है $20,000 इंटू ₹2 करके 40,000। तो टोटल इनका 1 लाख का यहाँ पर खर्च हो गया। मतलब इंटरेस्ट सेव करने के चक्कर में 40,000 का एक एडिशनल लाइबिलिटी ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। तो जनरली तो क्या होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो है ना वो AS16 का यहाँ पर ये जरूरत है इसको, जो हमारा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। फिर क्या होगा AS16 इसके बारे में बताएगा, और ये जाता है AS11 में जो एक्सचेंज डिफरेंस करके PL में जाता है। बट यहाँ पर एक प्रोविजन ये है कि हो सकता है, देखो अगर आप इंडिया में लोन लेते हैं ना, तो आपका लोन का यहाँ पर टोटल कॉस्ट आता है, मान लो 90,000। तो ठीक है, एक चीज बताओ ना मुझे, इंडिया में तो 90,000 पड़ जाता है ना, तो आज जो 60,000 पड़ा है, इसने 30,000 रुपये सेव तो कराया है, इसने 30,000 रुपये सेव तो करा ही दिया आपका, तो वो तो इंडिया में लग ही जाता है इंटरेस्ट। बोरिंग कॉस्ट में आया था 90,000 रुपया, बोला हाँ सर आ जाता। तो एक काम करो, जो 30,000 सेव कराया ना, 40,000 में से वो 30,000 आप उसको बोरोइंग कॉस्ट ही मान लो। तो AS16 के हिसाब से 60,000 भी बोरोइंग कॉस्ट है, और जो 30,000 सेव हुआ वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडिशनल 10,000 है ना, वो आपका एक्सचेंज डिफरेंस ही है, वो PL में जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, the corresponding amount could have been borrowed by the company in INR at an interest rate of 11%। अब देखो अगर इंडिया में लोन लिया होता डे 1 पे तो 9,60,000 मिला होता, और उसके ऊपर 11% का इंटरेस्ट पे करना होता, तो 9,60,000 इंटू 11%, यह आता 1,05,600। भाई साहब 45,600 रुपया का तो इसने इंटरेस्ट ही सेव करवा दिया बाहर से लेने के चक्कर में। तो 40,000 लग गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये पूरा का पूरा बोरोविंग कॉस्ट ही माना जाएगा, ये पूरा का पूरा बोरोविंग कॉस्ट है, पूरा का पूरा BC है ये। सही मारा गया, वो BC नहीं, गंदा बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45,600 का तो इंटरेस्ट सेव करा दिया। अगर इंडिया में ले तो 1,05,600 इंटरेस्ट लगता, वो बोरोइंग कॉस्ट आता। हाँ, अगर यही मान लो टोटल यहाँ पर 1,10,000 अगर आ रहा होता, तो बाकी 4,400 जो दिखता आपको वो जाता आपका PL में, एक्सचेंज डिफरेंस AS11 के हिसाब से। बट एज सच यहाँ कुछ है नहीं, तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट ही माना जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? देखो यहाँ पर पूरा अच्छी तरह समझा हुआ, देखो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगा फॉर द पीरियड वो है 60,000 रुपया, लाइबिलिटी बढ़ गया है 40,000 रुपया से। अगर इंडिया में लेते तो 1,05,600 लगता, तो 45,600 तो हमारा इंटरेस्ट का सेविंग हो गया। In this case, the difference between the interest on loan currency borrowing and foreign currency borrowing, local currency borrowing और foreign currency borrowing जो वो 45,600 है, जो कि डिफरेंस जो है ना हमारा 40,000 उससे ज्यादा है ये तो। इसका मतलब पूरा का पूरा 40,000 हम लोग को यहाँ पर AS16 में डाल देना चाहिए, और 1 रुपया भी एक्सचेंज डिफरेंस में नहीं जाएगा इस पर AS11। बोलो क्लियर है क्या? चलो आ जाओ यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, Rohini Limited has obtained loan from an institution of for rupees 500 lakh for modernization and renovation of its plant and machinery. The installation of plant and machinery amounting to rupees 320 lakh was completed on 31/3/25, and 50 lakhs were advanced to suppliers for additional asset, and the balance of 130 lakh have been utilized for working capital requirement. अब देखो ये 50 लाख और ये 130 लाख ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ये कैपिटलाइज नहीं हो सकता इनका बोरोइंग कॉस्ट, लेकिन ये जो है ये तो कैपिटलाइज होगा। तो अब जो भी इंटरेस्ट लगा होगा प्रोपोर्शनेटली उसको हम लोग बांट देंगे इस तरह से, है ना। टोटल इंटरेस्ट जो पे हुआ है इसके लिए वो हुआ है 65 लाख रुपीज। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द इंटरेस्ट ऑन इंस्टीट्यूशनल लोन इज टू बी अकाउंटेड फॉर द ईयर 24-25। तो क्या करना है सर हम लोग को इसमें, हम लोग को इसमें जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो आएगा उसको हम लोग को देखो इसमें हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे इसको, और बाकी जो है दोनों का वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, दोनों क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो उसको हम लोग को PL में डालना पड़ेगा, एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? डन। नेक्स्ट, चलो ये भी सेम क्वेश्चन हमारे AS1 में था, है ना, AS मैथन में कराया हुआ क्वेश्चन है ये भी। HIL Limited was making provision for non-moving stock based on no issue having occurred for the last 12 months up to 31/3/24। मतलब ये लोग अपने पास प्रोविजन बनाते थे नॉन मूविंग स्टॉक का, किस बेस पे, जो लास्ट 12 महीना में जो मान लो नहीं बिक रहा नहीं निकल रहा उसके बेस पे बनाते थे प्रोविजन। बट कंपनी क्या करता है ना, अब वो प्रोविजन बनाने का तरीका वो चेंज करना चाहता है, थोड़ा ये लोग टेक्निकल इवेल्युएशन करना चाहता है, इसमें कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें, है ना। बट ध्यान देना, देखो यहाँ पर प्रोविजन बनाना या नहीं बनाना,
हम प्रोविजन पहले बनाते ही नहीं थे, अब बनाएंगे, ये चेंज इन पॉलिसी है। पहले बनाते थे, अब नहीं बनाएंगे, ये चेंज इन पॉलिसी है। लेकिन प्रोविजन बनाते थे, बट वो प्रोविजन का अमाउंट फाइंड आउट करने का तरीका, उस एस्टिमेशन का तरीका बदलना अगर है ना, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होगा, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाता है। तब बोलता है वैल्यू ऑफ स्टॉक जो 120 लाख है, प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन जो वो देखो अपना 3 लाख है, और प्रोविजन बेस्ड ऑन 12 मंथ्स नो इशू वो है 4 लाख है। आप देख रहे हो यहाँ पर 1 लाख का फर्क तो आ रहा है। तो पहला बात तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, और दूसरा पता ये मटेरियल अमाउंट भी नहीं है 1 लाख रुपया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द लाइट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नहीं। कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग? यस, कंपनी कैन चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ पर देखो, the decision of making provision for non-moving inventories on the basis of technical evaluation does not amount to change in accounting policy. Accounting policy of a company may require that provision for non-moving inventories should be made. The method of estimating the amount of provision may be changed in the case of more prudent estimate can be made. In the given case, considering the total value of inventory, the change in the amount required to in the required provision, वो भी जो 1 लाख रुपया है ना, वो भी मटेरियल नहीं है। The disclosure can be made for such change in the following lines by way of a notes to the accounts in the एनुअल अकाउंट्स इन एचएल लिमिटेड। मतलब ये बता देगा कि ठीक है हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया है तरीका अपना, बट ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं है, और ये मटेरियल भी नहीं है दिख रहा आपको अच्छी तरह से। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट है क्या, नहीं बी और सी लास्ट है फिर इसको। बोलता हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। बोलते एक प्लान था हमारे पास, बुक वैल्यू था उसका 20,000 रुपया, उसको बेचे हैं 7,600 में, तो साफ साफ दिख रहा है 20,000 का था, 7,600 में बेचा है, 12,400 का नुकसान हुआ है। इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 16,800। अब देखो 16,800 अगर है तो क्या होगा बताओ ना, यहाँ पर ये 16,800 अगर है ना, तो हमारा 7,600 उससे निकलेगा पैसा वहां से, तो बाकी 9,200 उसको हम लोग दे देंगे, है ना। द नेट इनवॉइस ऑफ 9,200 वाज पास टू द परचेज बुक। भाई सब परचेज बुक में जाता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एसेट नहीं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे केस हम लोगों सर, अब कैसे रेक्टिफाई करें इन सबको हम लोग अब। तो पहला बात तो आप परचेज को आप घटा दो जो आपने बढ़ाया है 9,200 से, है ना। अब अगर आप एक डायरेक्ट अगर एंट्री करना इसमें चाहते हो तो कैसे क्या होगा, आपका प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा, बट आपको लॉसेस भी तो जो हुआ वो तो बुक करना पड़ेगा। तो कैसे क्या होगा, देखो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे देखो क्या होगा, जो एंट्री होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, जो नया प्लांट एंड मशीनरी आएगा वो 16,800 का लिखेंगे हम लोग, ओल्ड वाले को हम लोग हटा देंगे, बाकी मान लो हम लोगों ने कैश पे कर दिया हाथों हाथ, और तो उसका हमारा लॉस ऑन एक्सचेंज आ जाएगा ये 12,400। अब जो कि परचेस बुक का यहाँ पर हिंट दिया था तो हम लोग मान सकते थे कि चलो क्रेडिट परचेस है उसको क्रेडिटर में जाएगा फिट, वो भी मान सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो मैंने यहाँ पर कैश मांगे किया यहाँ पर, ठीक है। और जो एंट्री पास हुआ एक्चुअल में वो ये हो गया है ना, क्योंकि परचेस बुक में एक्चुअल में ये एंट्री नहीं होता है, परचेस बुक में एक्चुअल में परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है, क्योंकि वहां पर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। बट मैंने यहाँ पर चीज़ों को आसान रखने के लिए यहाँ पे किया, हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जब आंसर दे तो यहाँ पर क्रिएटर वर्ड यहाँ पर यूज करें, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेंडर पर एसेट, वेंडर पर मशीन, और यहाँ पर होगा क्रिएटर फिर इस हिसाब से। तो ट्रीटमेंट कैसे क्या होगा, देखो हम लोग को पीएल में 12,400 का लॉस दिखाना होगा, हम लोग का जो परचेस गलती से यहाँ पर आया है उसको हम लोग को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, उसको प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग को दिखाना पड़ेगा, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग को नया प्लांट कैपिटलाइज करना पड़ेगा, इतना का। वो लोग क्लियर है क्या? चलो लास्ट, A and B who were partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3 respectively decided to dissolve the partnership on 31/3/25। On the date of dissolution A's capital was 1,25,030। अच्छा बढ़िया बात है, इसका डिसोल्यूशन के डेट पे 1,25,030 का इसका था कैपिटल, और इसका कैपिटल था 2,070 सिर्फ, ठीक है। द क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹23,150, बढ़िया बात है, और बाकी 4,520 का तो यहाँ पर कैश था। बता द रिमेनिंग एसेट जो भी है रियलाइज हुआ इतना पे, तो रिमेनिंग एसेट था कितना, तो पहला बात तो हमें बैलेंस शीट बनाकर एसेट ही निकालना पड़े सबसे पहले तो 1,25,030, 2,070, 23,150 माइनस 4,520, ये आएगा 1,45,730। तो पहले चीज ये पूछा था बैलेंस शीट एट द बिगनिंग, ये हम लोग निकाल लेंगे कि हमारा एसेट इतना था, है ना।
उसके बाद क्या पूछा है, उसका बोल रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, है ना। तो देखो अगर यहाँ पर कैपिटल का बनाना है तो छोटा सा हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना चाहिए, ये वर्किंग नोट में छोटा सा बनाना चाहिए हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब लोग कैसे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर को क्लोज करेंगे, हम लोग एसेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, इसमें से क्या क्या हम लोग को बोला है कि जो एसेट था ना, जो एसेट था ना वो रियलाइज हुआ 1,24,910 का। ठीक है, तो बाई बैंक बाई कैश ये दिखा दिया हम लोग। और बाकी जो ये खर्चा आया है टू कैश बैंक दिखा देंगे 1,860। ठीक है ना, और साथ ही साथ क्रेडिटर कुछ भी नहीं बोला हम लोग को, तो हम लोग को तो पे करना पड़ता है बुक वैल्यू पे, तो 23,150 का क्रेडिटर भी यहाँ पर पे होगा। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर देखो लॉस आया है, तो 22,680 का ये लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में, ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। क्लियर है क्या। और उसका जो भी आ रहा है कैश ले आएगा और ले जाएगा, जो भी यहाँ पे दिखा रहा है आप देखना लास्ट में ये मैच कर जाएगा, है ना। तो ये सब वर्किंग नोट तरह मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मांगा था नहीं, यहाँ पर मैं मांगा बस यही चीज़ था, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन। तो ये जस्ट मैंने आपको मतलब मैच करने के लिए दे दिया यहाँ पर, ये नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा ये वाला चीज़। डन ना, कर सकते हो क्या आप इस तरह से। हाँ सर इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ये था अपना दिसंबर 25 का पूरा पेपर, इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी मैं करूंगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोस यहाँ पर आते रहता है। ठीक है ना, आप इजीली बता सकता हूँ मैं, इजीली अपना CMA इंटर एंड फाइनल का प्रिपरेशन जो हमारे सब्जेक्ट्स है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनल में CFR, आप इजीली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना वीडियो को। ठीक है, और जो ये PDF है ये टेलीग्राम पे मैंने दे दिया, वहाँ से आप ले लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।